Okay, namaskaram student. So till last lecture we have completed 18 clauses of form 3CD tax audit series और इसके आगे के क्लॉजेस हमने डिस्कस कर लिए कहीं ना कहीं पे, और अगर नहीं किए होंगे तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव वेरी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीजीबीपी चैप्टर या इनकम टैक्स ओवरऑल, आपको इसका रिपोर्टिंग नहीं समझेगा। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्लॉज जो हमारा है क्लॉज नंबर 19 है। 19 का हेडिंग है अमाउंट्स एडमिसिबल अंडर दिस सेक्शन। तो इनकम टैक्स में पीजीबीपी चैप्टर में कुछ स्पेशल सेक्शंस है और इन स्पेशल सेक्शन में स्पेशल डिडक्शन मिलता है, और वो बहुत कम असेसेस होते हैं जो ये सारे सेक्शंस का बेनिफिट उठाते हैं। कुछ कुछ तो सेक्शन डिलीट ही हो चुके हैं, जैसे 32AC 32AD ये सेक्शन अभी है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट अलाउंस करके कुछ था देश में, अरुण जेटली सर ने लाया था ये सेक्शन कि आप देश में इन्वेस्ट करो, प्लांट एंड मशीनरी लगाओ, उसका कुछ परसेंटेज आपको हम डिडक्शन दे देंगे, ऐसे ही ना। तो ऐसा कुछ सेक्शन था, वो चला गया। अभी कौन सा सेक्शन है? 33AB और ABA। 33AB आपको तभी पढ़ना है जब आपका क्लाइंट टी कॉफी रबर में है। 33 की जो सीरीज है टी कॉफी रबर, टी कॉफी रबर में क्या होता है? टी में क्या होता है? प्लांटेशंस लगते हैं माउंटेन के ऊपर, आपने देखे होंगे ना, केरला वगैरह में होता है। उसको टी बुशेस बोलते हैं, उसका एक लाइफ होता है। पकड़ लीजिए, टी जो है प्लांट जो है वो 5 साल तक आपको टी लीव्स देंगे, उसके बाद वो ग्रोन अप हो जाते हैं, और पत्ता जितना पुराना होता है उतना उसका वैल्यू कम होता है। टी में ऐसा रहता है, पत्ता जितना क्या बोलते हैं ना, फ्रेश रहता है, कवड़ा रहता है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है। तो एक कोई तो एक, हाँ एकदम बहुत जो बहुत ऊपर का जो टॉप रहता है उसको शायद गोल्डन बोलते हैं, गोल्डन बर्ड। लेकिन पूरा ये पत्ते निकालने पड़ते हैं, फिर एक टाइम आता है 5 साल 8 साल, मुझे नहीं पता टाइम जोन क्या है, तो ये पूरा निकाल के फिर नए लगाने पड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा नया टी प्लांटेशन करने के लिए। तो उसके लिए पैसा अभी से सेव करके रखो, ऐसा गवर्नमेंट बोलता है। और वो पैसा नाबार्ड के एक अकाउंट में होना चाहिए। नाबार्ड टी कॉफी डेवलपमेंट रिजर्व करके कोई अकाउंट बनता है, उस अकाउंट में ये होना चाहिए। अगर ऐसा क्लाइंट होगा तो आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है कि पैसा डिपॉजिट करते हो। एक जगह पे साइट रिस्टोरेशन फंड होता है। साइट रिस्टोरेशन फंड मतलब आप माइनिंग करते हो, आप 200 मीटर 500 मीटर 800 मीटर डिगिंग करते हो मिनरल्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, तो वो खड्डा फिर से भरना जरूरी है, उसके लिए भी पैसे लगते हैं। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है कि अगर मैं पैसे खर्चे करूंगा तो इनकम टैक्स मुझको डिडक्शन देता है। लेकिन ये दो सेक्शन ऐसे 33 की सीरीज है जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते तो डिडक्शन मिलता है, खर्चा भी नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे साइट रिस्टोरेशन फंड में SBI में अकाउंट ओपन होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और उसमें पैसे डिपॉजिट करने बता रहा है गवर्नमेंट, क्योंकि आपको आगे जाके खर्चा आने वाला है, तो अभी से जमा करो। तो डिपॉजिट का डिडक्शन, किसका डिडक्शन? ये नॉर्मल है कि स्पेशल है? स्पेशल है, इसलिए इसका यहाँ पे रिपोर्टिंग करना होता है। अपने पास ना साइट रिस्टोरेशन वाला कोई है, ना टी के बागान वाला कोई है, तो ये यहाँ पे तो रिपोर्टिंग होगा ही नहीं। फिर यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च, अगर कहीं पे R&D वाला डिवीजन होता है अगर किसी के पास, तो उसका सेक्शन 35 में डिडक्शन जाता है। ओके, फिर 35AD करके एक सेक्शन है, इसको स्पेसिफाइड बिजनेसेस बोला जाता है। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ हनी, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड चेन फैसिलिटी मतलब आपका कोल्ड वेयर हाउस है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप लगाते हो तो यहाँ पे आता है अगेन। हाँ, कौन किसके पास गए थे? नहीं, उसको नहीं जाएगा। उसने एक स्टोरेज बनाया, कोल्ड चेन फैसिलिटी बनानी पड़ती है, बहुत सारे स्टोरेजेस बनाने पड़ते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग दैट वी नीड टू चेक। देन 35 CCC है, ये सब ऐसे ही कुछ इन्वेस्टमेंट डोनेशंस के सेक्शंस है। 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का है, जो आप कंपनी वगैरह इनकॉर्पोरेट करते हो उसका 5 साल में डिडक्शन मिलता है, 1 साल में नहीं मिलता, और द पीरियड ऑफ 5 years। तो वो यहाँ पे रिपोर्टिंग होती है कि इस साल के 1/5 लेना है, फिर अगले साल 1/5 लेना है। 35DD अमालगमेशन वगैरह जब होता है, कन्वर्जन होता है, तो उसका एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है। DD अगर आपकी कंपनी ने VRS दिया होगा तो डिडक्शन मिलता है। तो ये सब हमारे पास कुछ है नहीं, तो ये स्पेशल सेक्शंस है।
ऑब्वियसली इन स्पेशल सेक्शंस का आपके पास नॉलेज नहीं होगा क्योंकि आपने पीजीबीपी नहीं पढ़ा है, सिंपल रीजन। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला, आज फिर बोल देता हूँ कि एक ना एक दिन हम लोगों को जब ये सब खत्म हो जाएगा, वी विल स्टार्ट आवर ऑफिशियल लेक्चर्स। पूरा जो इन डेप्थ हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं वो चालू करेंगे, उसमें ये सब कवर हो जाएगा। बट आज के तारीख में आपको क्लॉज 19 में मुझे नहीं लग रहा कोई भी, जितना मुझे याद आ रहा है हमारे पास जितना भी क्लाइंटल बेस है, इसमें से किसी भी सेक्शन में रिपोर्टिंग होगी ऐसे मुझे नहीं लग रहा है। इसलिए आप क्लॉज 19 ओपन भी नहीं करते रहोगे विनमैन के सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना। तो दैट इज क्लॉज नंबर 19। आगे चलता हूं। गाइडेंस नोट में हर सेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। क्लॉज नंबर 20 एन बी क्या बोलता है, ये क्या बात कर रहा है? एनी सम पेड टू एम्प्लॉय एज अ बोनस और कमीशन फॉर द सर्विसेज रेंडर वेयर सच सम वाज अदरवाइज पेएबल टू हिम एज अ प्रॉफिट्स और डिविडेंड। ये भी सार है, क्या है? सार है। मैं एलिट गुरुकुल में डायरेक्टर हूं, मैं शेयर होल्डर भी हूं, और कंपनी में अगर कल बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, कंपनी में अगर कल बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो कंपनी को टैक्स लगेगा। बोलो ना, क्या होता है? पीबीटी आएगा ना, पहले बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, सारे खर्चे माइनस होके, और फिर क्या लग जाएगा? टैक्स। उसके बाद क्या आएगा? पैट आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और क्योंकि कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, मैं शेयर होल्डर हूं कंपनी का, या हम सब शेयर होल्डर है, हमको क्या मिलेगा कंपनी से? डिविडेंड मिलेगा। तो ये डिविडेंड हमारे हाथ में टैक्सेबल है कि नहीं? टैक्सेबल है। क्या आपको डबल टैक्सेशन दिख रहा है कंपनी में जो होता है वो? पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में ये नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, एलएलपी ने अगर टैक्स भरा अगर प्रॉफिट के ऊपर, उसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है जब वो डिवाइड होता है, वो पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। मतलब पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में डबल टैक्सेशन नहीं है, कंपनी स्ट्रक्चर में डबल टैक्सेशन है। ये समझ में आ रहा है? अब एलिट गुरुकुल के जितने भी शेयर होल्डर है वो कंपनी में काम कर रहे हैं। एलिट गुरुकुल के जितने भी शेयर होल्डर है वो कंपनी में काम कर रहे हैं। बताओ चोरी क्या आ रही है मन में? क्या दे दो उनको? सैलरी। क्या मिलेगा उससे? टैक्सेबल तो ऐसे भी होना है मेरे हाथ में, मेरे हाथ में तो ऐसे सैलरी बोलोगे तभी भी टैक्स होगा, कमीशन बोलोगे तभी भी टैक्स होगा, प्रोफेशनल फी बोलोगे तभी भी टैक्स होगा। लेकिन कंपनी उसका कंपनी डिडक्शन ले लेगा ना, कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो डबल डबल टैक्सेशन हुआ क्या? नहीं। मतलब तुमने जो डिविडेंड करके देने वाले थे उसको तुमने सैलरी करके दे दिया, इसको चोरी बोलते हैं। और अगर ऐसा चोरी कंपनी कर रहा है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लॉज नंबर 20A में रिपोर्ट करने का। और मुझे बताओ यहाँ पे रिपोर्ट करोगे तो इसको नोटिस आएगी कि नहीं आएगी? तो ये हो गया पहला क्लॉज, ठीक है ना। दूसरा क्लॉज, डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज फॉर वेरियस फंड्स, ठीक है ना। तो डिटेल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस एम्प्लॉयज फॉर वेरियस फंड, ये तो पीएफ पीटी वालों को तो समझ में आना चाहिए क्या है। अलग अलग फंड ओपन होते हैं। अभी आप लोग खाली पीएफ के ऊपर मेनली काम करते हो, बट इट्स नॉट दैट पीएफ इज द ओनली फंड। देयर इज समथिंग कॉल्ड पीएफ फंड, प्रोविडेंट फंड, जो रिटायरमेंट फंड है, रिटायरमेंट करने के बाद आपको पगार आते रहे, दैट इज प्रोविडेंट फंड। देन देयर आर पेंशन फंड्स, बहुत सारे पेंशन फंड होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पेंशन फंड है, एनपीएस। अगर आपका एम्प्लॉयर का अलग से नहीं है तो आपको गवर्नमेंट के फंड में पैसे जमा करते हैं, दैट इज एनपीएस। तीसरा होता है ग्रेचुइटी फंड, जिस साल में आप रिटायरमेंट लेने वाले हो उस साल में आपको एक अच्छा खासा 20 लाख 25 लाख 30 लाख अगर चाहिए तो हर महीने उस फंड को सेव करना पड़ता है, दैट इज ग्रेचुइटी फंड। देयर इज समथिंग कॉल्ड सुपर एन्युएशन फंड, ये भी ये सारे रिटायरमेंट फंड है। अलग अलग फंड के अलग अलग टाइप होते हैं। तो इनमें क्या करता है एम्प्लॉयर, यूजुअली क्या करता है, ऐसा कोई एक फंड का स्कीम लेकर आता है। जैसे गुरुकुल में अभी तक है नहीं फंड का कोई स्कीम, हम 2-3 साल के बाद जब हमारी सैलरी उस लेवल की हो जाएगी, यहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। अभी हम लोग ये सोचते कि इतने पैसे में खाऊं क्या क्या, तो हम लोग रिटायरमेंट की अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बट एक टाइम आएगा जब एलिट गुरुकुल को भी क्या करना पड़ेगा, स्कीम लाना पड़ेगा कोई ना कोई, कि देखो कमा तो रहे हो लेकिन कमाने के साथ आपको रिटायरमेंट फंड भी आपको जमा करने पड़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगी कि एक्स अमाउंट आप डालोगे, एक्स वाई अमाउंट हम डालेंगे, और 25-30 साल आपने काम किया इस ऑर्गेनाइजेशन में, और हर महीने आप अज्यूम कर रहे हो कि मेरा उस फंड में पैसे जा रहे हैं, मेरे सैलरी से जा रहे हैं।
और 25 साल के जब जब 30 साल के बाद जब आप रिटायरमेंट लोगे और जाके वो फंड में से पैसा विड्रॉ करने जाओगे और पता चलेगा कि उस फंड में पैसे है ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ने तो आपके साथ स्कैम किया हुआ है, तो कैसे लगेगा आपको? एक तो उनको जो वाय डालना था उनका वो नहीं मिला, वो तो चलेगा, उनको देना था कुछ तो एक्स्ट्रा, वो उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं दिया। लेकिन जो तुम्हारे सैलरी से एक्स कट हुआ है वो तो तुम्हारे हक का था ना, वो तुम्हारा पैसा था, तो वो तो डिपॉजिट होना ही चाहिए। अब वो डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर की है। इसलिए गवर्नमेंट कभी भी एम्प्लॉय फंड का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं चेक करते। भक्ति ने शायद एम्प्लॉय बोला, एम्प्लॉय को इतनी अक्ल नहीं होती, एम्प्लॉय को तो पता ही नहीं कट क्या हो रहा है, वो तो उसी में खुश है जो नेट उसके हाथ में आ रहा है। नहीं, बहुत सारे लोगों की होता है। दिस इज वेरी कॉमन फ्रॉड विच हैज हैपेंड इन द इंडस्ट्री, इट्स नॉट ओनली 1 और 2 कंपनीज। इनकम टैक्स में क्लॉज है, इसका ये मतलब है कि ऐसा एक या दो ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया है, हजारों कंपनीज ने किया होगा स्कैम, तब जाके इनकम टैक्स ने ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि ऑडिटर साहब हम तो कंपनी को हर महीने आके चेक नहीं कर सकते, आप वहां पे ही रहते हो, आप उसको चेक कर लो और उनको एजुकेट करो। महताब ने मुझे बताया हुआ है कि जिस कंपनी ने एम्प्लॉई का पैसा डिपॉजिट नहीं किया है ऐसी बैलेंस शीट राम लाइफ में साइन मत करो। एम्प्लॉयर का चलेगा आउटस्टैंडिंग में, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग में रहता है, एम्प्लॉई का पैसा आउटस्टैंडिंग में नहीं रहना चाहिए, लाइबिलिटी में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं रहना चाहिए, दैट इज वेरी रिस्की। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू पीपल report it properly, serial number, nature of fund, sum received from employee, date of payment, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कि कब वो पेमेंट करना चाहिए था, और डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, ठीक है ना। तो ये आपको उधर, और कंसर्न अथॉरिटी कौन है वो लिखना है। तो शायद इनकम टैक्स ये डेटा लेके उन अथॉरिटीज को दे देगा, जैसे पीएफ का पैसा बहुत लेट जमा कर रहे हो और ऑडिटर ने रिमार्क डाल दिया यहाँ पे कि पीएफ का पैसा लेट जा रहा है, तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिपोर्ट, इनकम टैक्स में डिसअलाउंस होगा, वो एक बात हो गई, दैट इज नॉट अ वेरी बिग पनिशमेंट टू यू ना, कि ठीक है ना डिसअलाउंस हो गया, क्या ये टैक्स भरना है ना, भर देंगे टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स ये डेटा पास ऑन करेगा ना उन अथॉरिटीज के पास जिनका आपने फॉल्ट किया हुआ है। ओके, क्लॉज नंबर 21 इज अ वेरी बिग क्लॉज, बहुत बड़ा क्लॉज है, ठीक है। क्लॉज नंबर 21 एक्सपेंसेस डिसअलाउंसेस की बात करता है। अगेन पीजीबीपी का भरमसाठ नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, और मैंने मेन मेन जो सेक्शंस होते हैं वो मैंने आपको बुक में से पढ़ा है सीए इंटर के पहले ही, तो यहाँ पे मेरे से आप अलग से एक्सपेक्ट मत करो कि सर फिर से वो सेक्शन पढ़ाओ। यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड हो चुका है पीजीबीपी मेजर डिसअलाउंसेस, और उसमें का एक होता है टीडीएस से कनेक्ट, तो टीडीएस भी हमने एक सेक्शन बताया था ना आपको, सेक्शन 40 छोटू ये ना, ये टीडीएस का जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक इसका डिसअलाउंस नहीं समझता। तो टीडीएस पढ़ाया आपको, मेन पढ़ाया मतलब पूरा नहीं पढ़ाया, अगेन जो मेन सेक्शंस होते हैं वो पढ़ाए, कुछ और बाकी है उसको भी कवर करता हूं, उसके आगे के जे तक हम पहुंचे थे, जे के आगे भी अभी कुछ कुछ अच्छे अच्छे सेक्शन है, एन है, एम है, तो सारे बताऊंगा आपको, पूरा टीडीएस पढ़ा दूंगा डिटेल में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और यहाँ बैठने की एनर्जी कि मुझे सीखना है। अगर आप सीखना है बोलोगे तो सिखाने वाले लोग रेडी है, अभी 3 लोग, तो 3 टीचर तो आपके रेडी हो चुके हैं सिखाने के लिए, जो ऑलरेडी टीचर्स है, और 2 पीछे से रेडी हो रहे हैं। साइली इज आल्सो टेकिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, विश्वनाथ ओलम इज आल्सो टेकिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि उनका जो डिवीजन है दे विल टीच, बाकी विनायक सर, आरती और मैं तो हुई। तो इन हाउस ही आपके पास 5 टीचर है, लोगों के पास एक टीचर नहीं रहता लोगों के ऑफिस में, गुरुकुल में 5 है आज, एवरी डे यू हैव टू टेक बेस्ट यूज ऑफ देम। आप सवाल पूछो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका जवाब देना, एंड सोफिस्टिकेटेड मैनर में देना, तो उसका आपको बेनिफिट लेना है, ठीक है। तो भैया आप मुझे बताओ, पीएनएल के डेबिट में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अलाउ करोगे कि डिसअलाउ करोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर समझता है ना, परचेस ऑफ कार, परचेस ऑफ फर्नीचर डेबिट में डाला हुआ है, तो डिसअलाउ करोगे। रिपेयर जादू जादू होता है, रिपेयर समझ में नहीं आता कि ये रेवेन्यू रिपेयर है कि, उसके लिए आपको फैक्ट चेक करने पड़ते हैं, भैया इतना बड़ा रिपेयर कैसे हो गया, अमाउंट दिखना चाहिए,
12-15 हजार, 80,000, 25,000 का रिपेयर समझ में आता है, 23 लाख का रिपेयर किया आपने, तो आपको पूछना चाहिए कि सर इतना बड़ा रिपेयर कैसे आप कर पा रहे हो और क्या किया एग्जैक्टली इतना। तो आप क्वेश्चन पूछोगे, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ रिपेयर एंड देन यू हैव टू टेक कॉल वेदर इट वाज अ कैपिटल रिपेयर और रेवेन्यू रिपेयर। कैपिटल रिपेयर होता है तो मैंने कल ही डेप्रिसिएशन के टाइम पे पढ़ा दिया कि उसको आपको पीएनएल को डेबिट नहीं करना चाहिए, असेट की वैल्यू में ऐड करना चाहिए और फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए, ठीक है ना। पर्सनल एक्सपेंडिचर होने चाहिए क्या पीएनएल के डेबिट में? नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपको लिख के डिसअलाउ करने हैं। आगे एडवर्टाइजमेंट अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी के लेजर में दी होगी, पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में देगी, तो पीजीबी पे डिसअलाउ करता है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट बोलने के लिए एडवर्टाइजमेंट है एक्चुअली डोनेशन। और डोनेशन बिजनेस का खर्चा नहीं होता, डोनेशन इंसान की शौक होते हैं। मुझे कांग्रेस पार्टी को डोनेट करना है, मुझे बीजेपी को डोनेट करना है, मुझे आम आदमी, तो ये शौक है, उसका आपको बिजनेस डिडक्शन नहीं देता। हाँ, इनकम टैक्स में एक 80GGB 80GGC करके सेक्शन है, वो सेक्शन डिडक्शन दे देता है अगर आपने ऑफिशियली डोनेशन किया होगा, तो पीजीबीपी डिडक्शन नहीं देता, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर इन क्लब फीस ना, जिम मेंबरशिप लिया आपने, क्लब फिटनेस क्लब में मेंबरशिप लिया, और आपको प्रूव करना है कि वो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, बिजनेस का नहीं है। लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो लोग हेल्थ क्लब में मेंबरशिप लेते हैं, होता है उनका। लॉयर की फर्म्स होती है, हम जितनी भी लॉ की सीरीज देख रहे हैं, इफ यू ऑब्जर्व एट द एंड ऑफ द डे दे गो एंड हैव सम ड्रिंक्स इन सम काइंड ऑफ पब, उनकी मेंबरशिप होती है। जो सीनियर पार्टनर्स होते हैं, सीनियर एसोसिएट होते हैं, फर्म उनके लिए वो क्लब मेंबरशिप लेकर रहता है, जहां पे अंदर सब कुछ फ्री होता है आपको। यू कैन प्ले, यू कैन ड्रिंक, यू कैन ईट, यू कैन स्विम, यू कैन जिम खाना टाइप होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रोवाइड करता है, लेकिन वही चेक करना है कि पर्सनल नेचर में है कि बिजनेस नेचर में, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनाल्टी, कोई भी लॉ का अगर पेनाल्टी भरते हो, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना एक अलग बात है। आपने पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो ऑफिशियल एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपने कोई लॉ तोड़ा हुआ है, आरओसी का लॉ तोड़ा, आपने कंपनी लॉ फॉलो नहीं किया और कंपनी एक्ट ने आपको 1 लाख की पेनाल्टी लगाई हुई है और आपने पीएनएल में डेबिट करके रखा हुआ है, यहाँ डिसअलाउ होता है। जीएसटी आपने टाइम पे नहीं भरा था तो आपको जीएसटी वालों ने पेनाल्टी लगाई, आप ट्रक में से माल लेके जा रहे थे बिना ई वे बिल के, तो 50,000 की पेनाल्टी ठोकी, उसका बिजनेस एक्सपेंडिचर करके आप डिडक्शन नहीं ले सकते। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एनी पेनाल्टी नॉट कवर्ड बाय, ठीक है चलेगा, वो एक रिपोर्ट होता है कि बाबा वो छोड़ के और कौन सी पेनाल्टी है, मतलब बुक्स में अगर पेनाल्टी का लेजर है तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। जो लॉ की है, लॉ तोड़ने की, ब्रीच ऑफ लॉ हम बोलते हैं, ब्रीच ऑफ लॉ की पेनाल्टी अलाउ नहीं होती, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अलाउ होती है, लेकिन रिपोर्टिंग करने दोनों बता रहे हो लोग। ओके, आगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एनी पर्पज विच इज ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मैंने गुंडे रखे हैं ना, ऑफेंस है कि नहीं है, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, अपना बार एंड रेस्टोरेंट है, तो गुंडे लोगों को रखना पड़ता है संभाल के अपने साथ। या मैंने किसी पुलिस ऑफिसर को ब्राइब दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिसर को ब्राइब दिया हुआ है, उसका मैं इधर एंट्री मारू क्या? ऑफिशियली तो आंसर दो, थैंक्स। अनऑफिशियली तुम जादू करते हो मुझे पता है। अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर 40A, किसका क्या? इंटरेस्ट मिलता है, पेनल्टी नहीं मिलती। सुमैया जी के ऑफिस से फोन आ रहा है। अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर 40A, 40 छोटी ए में क्या होता है? पेमेंट विदाउट टीडीएस। मेन इसमें का डिसअलाउंस जो रहता है वो क्या रहता है? पेमेंट विदाउट टीडीएस। अगर नॉन रेसिडेंट को दिया तो 1 क्लॉज लग जाता है और यहाँ पे 100% डिडक्शन डिसअलाउ हो जाता है। और जो मैंने तुमको बताया जो कॉमन होता है, ठीक है ना, वो 1A होता है ना, इसको हम कैसे ही लिखते हैं 40A 1A, ये रेसिडेंट को जाता है और यहाँ पे कितना डिसअलाउ होता है? 30%। तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें मेरे को एक डाउट था मुझे, ठीक है ना, 2 घंटे का वीडियो देखा तब जाके एक डाउट सॉल्व हुआ। अगर मैंने किसी प्रोफेशनल को 1 लाख का पेमेंट किया विदाउट टीडीएस, तो इस क्लॉज में 1 लाख डालने का कि 30,000 डालने का? तुमको समझ रहा है मैंने क्या बोला? मेरा डाउट तो समझ रहा है आपको, जो मुझे भी था। जितना डिसअलाउ हो, अभी डिसअलाउ कितना होगा यहाँ पे 40A1 में? 30,000 डिसअलाउ होगा, लेकिन मैंने पेमेंट कितना किया था? 1 लाख। तो इस क्लॉज में जब मैं रिपोर्टिंग करूंगा तो मैं रिपोर्टिंग कितने हजार की करूंगा?
30,000 की ITR में तो 30,000 ऐड होगा, ठीक है ना। तो मेरा डाउट था, तो सीए इंस्टीट्यूट ने कोई सेमिनार लिया था, वेबिनार लिया था, उसमें एक फैकल्टी थे बहुत अच्छे नॉर्थ इंडिया के, उन्होंने बोला कि अगर आपने यहाँ पे 1 लाख डाला और ITR में 30,000 होगा, ITR में तो 30,000 होगा क्योंकि 30,000 डिसअलाउ होने वाला है, तो जो 143(1) आएगा, इंटीमेशन आएगा, उसमें 70,000 और डिसअलाउ होके आएगा, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं समझता, कंप्यूटर तो मिसमैच निकाल देगा कि भैया ऑडिटर बता रहा है 1 लाख डिसअलाउ और ITR में कितना डिसअलाउ किया है 30,000, तो एडिशनल 70,000 डिसअलाउ मतलब प्रॉफिट बढ़ा के दे देगा। तो यहां इस क्लॉज में अगर आप रिपोर्ट करते हो तो जितना अमाउंट डिसअलाउ होता है उतना ही रिपोर्ट करना है, पूरा रिपोर्ट नहीं करना है। ये क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है क्योंकि TDS का डिसअलाउंस बहुत सारी जगह पे निकलने वाला है। MP से जितने भी ऑडिट आते हैं उसमें TDS का डिसअलाउंस कॉमन डिसअलाउंस है। तो इस क्लॉज में आप रिपोर्टिंग उतना ही करो जितना जितना डिसअलाउ है। ओके, विजय भाई उस दिन आपको बता रहे थे कि अगर पार्टनर को आपने इंटरेस्ट दिया है, कमीशन दिया है, सैलरी दिया है, बोनस दिया है तो डिसअलाउ होता है। क्यों? यहां डिसअलाउ होगा, लेकिन अलाउ कहां पे होता है? सेक्शन 40B। पहले डिसअलाउ होता है, जो एक्चुअल दिया है वो डिसअलाउ होता है, और फिर जो लिमिट के हिसाब से होता है वो अलाउड होता है, ठीक है ना। तो वो बात हो गई। 40A3 कौन सा? कैश पेमेंट। जब मैं आपको 40A3 पढ़ा रहा था मेजर डिसअलाउंस में, मेरी एक बात रह गई थी, 10,000 का लिमिट तो आपको पता ही है, लेकिन ट्रांसपोर्टर के लिए 35,000 का लिमिट होता है, वो प्लीज याद रखना, क्योंकि ट्रांसपोर्टर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कैश में करते हैं। आज भी ढाबे पे खाना खाते हैं, मैकेनिक से गाड़ी रिपेयर करा के लेते हैं, ठीक है ना। तो मेजोरिटी एक्सपेंसेस आज, ये खाली बोलने की चीज है, करने के लिए वो लोग भी गूगल पे कर सकते हैं, लेकिन उनको कोई बहाना चाहिए कि कैसे हम क्या, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कैश बहुत ज्यादा रहता है, ब्लैक का पैसा बहुत ज्यादा रहता है, दैट्स अ फैक्ट। तो उनको ब्लैक घुमाने के लिए लिमिट्स भी तो बढ़ा चाहिए ना। तो उन्होंने लिमिट बढ़ा के लिया है गवर्नमेंट से कि भैया देखो, हमको तो हमारा धंधा ही ऐसा है कि जिसमें 10,000, हरियाणा से अगर मुंबई में अगर गाड़ी बेचूंगा तो 10,000 रुपया कैसे ड्राइवर को देके सेंड करूं? मेरे को तो 28,000 देना पड़ेगा, 32,000 देना पड़ेगा, ठीक है ना। या आप भी ट्रांसपोर्टर अपॉइंट करते हो, बोलते हो कि ये सामान वहां से वहां जाना है, अब ट्रांसपोर्टर बोलता है कि भैया आप चेक दोगे तो मैं आपका माल ही नहीं लेके जाऊंगा, मेरे को कैश चाहिए अभी के अभी ना। तो 22,000 का बिल हो रहा है और 10,000 का लिमिट है, तो डिसअलाउ हो जाता, क्योंकि 40A3 कितना डिसअलाउ करता है? 100%। अगर आपने 10,000 के ऊपर अगर पेमेंट किया होगा, तो आपने अगर 22,000 पेमेंट किया तो 12,000 नहीं डिसअलाउ करता, पूरा 22,000 मतलब खर्चा जेन्यून है, खाली सामने वाला कैश लेने के लिए रेडी, मतलब कैश ही लेने के लिए रेडी है, दूसरा और कोई पेमेंट लेने के लिए वो रेडी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इनका लिमिट ही बढ़ा दिया है डिफिकल्टी निकालने के लिए, 35,000 लिमिट करके रखा हुआ है पर डे, पर पर्सन, पर ट्रांसपोर्टर मतलब, ठीक है ना। तो नॉर्मल लोगों का 10,000 लिमिट है, ट्रांसपोर्टर का लिमिट कितना है? 35,000 है, वो याद रखो। ऐसे अलग अलग क्लॉजेस है। सवन से बात कर रहे हैं सर, नमस्कार। नमस्कार, कुठे आहे पाटील सर? आहो जरा त्या ऑडिटचे प्रॉब्लेम झाले. ऐसे अलग अलग इसमें डिसअलाउंसेस है। फिर प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी का कुछ है, लेकिन वो अपने काम का नहीं है। फिर एनी सम पेड बाय एम्प्लॉयर नॉट अलाउेबल अंडर 40A9, अगर आपने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में नहीं डाला, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डाला, प्राइवेट फंड्स में पैसे डाले तो अलाउ नहीं होता, ऐसा यहाँ पे है। यानी कंटिंजेंट लाइबिलिटी आपने बना के रखी है, खर्चा ऐसा बुक करके रखा है, प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर वारंटी एक्सपेंसेस, जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला नहीं है, कंटिंजेंसी है। कंटिंजेंसी का क्या मतलब होता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वो सब अलाउ नहीं करता। फिर अगर आपने कोई एग्जम्प्ट इनकम कमाया हुआ है, ठीक है, जैसे आपका 2 इनकम है, बिजनेस इनकम भी है और एग्रीकल्चर इनकम भी है। क्या है? बिजनेस इनकम भी है और एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट होता है और बिजनेस इनकम तो टैक्सेबल होता है। अगर आपकी गाड़ी कॉमन है, ठीक है ना, आपका ड्राइवर कॉमन है और आप दोनों के लिए यूज करते हो उनको, बिजनेस इनकम कमाने के लिए भी वो फैसिलिटी यूज करते हो और एग्रीकल्चर इनकम कमाने के लिए भी, या ऑफिस कॉमन है, एग्रीकल्चर का भी बिलिंग उधर ही होता है और जो बिजनेस है, नॉर्मल टैक्सेबल बिजनेस है, उसका भी बिलिंग वहीं पे होता है। तो अगर ऐसे होता है तो सेक्शन 40A बोलता है कि एक्सपेंसेस को आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, जितना एग्जम्प्ट इनकम का खर्चा है
वो अलाउड नहीं होगा। बोलना मुझको क्या है, फार्म पे जो लेबर काम करते हैं उनका सैलरी अलाउड होगा क्या इधर बिजनेस में? बोलो नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स ही नहीं है। तो अगर उतना आपको समझ में आता है कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इनडायरेक्टली भी तो बहुत सारे खर्चे होते रहेंगे ना। एक सुपरवाइजर है जो दोनों देखता है, तो प्रोपोर्शनेट खर्चा सुपरवाइजर का क्या हो जाना चाहिए? डिसअलाउ हो जाना चाहिए। ऐसा 14 ए है। तो डिसअलाउंसेस है, कैसे होता है, क्या होता है, अगेन आपको सेक्शंस का नॉलेज होगा तो ये आप बता पाओगे कि एग्जैक्टली कैसे होता है। 36,1 ये विजय वाले अंकल का मैंने आपको बताया था। विजय वाले अंकल क्या नहीं भरते? इंटरेस्ट नहीं भरते। तो क्या करना है उनको? कभी अलाउ होगा वो जब एक्चुअली पे करेंगे तब अलाउ होगा। ठीक है? या वो लोन बिजनेस का ही लोन होना चाहिए। मैंने अपनी डॉटर की शादी के लिए लोन लिया है, तो क्या पीजीबीपी में मुझे डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इतना समझ में आता है ना। तो मैंने घर लेने के लिए लोन लिया है, हैंग हो गया। मैंने घर लेने के लिए लोन लिया है, तो क्या पीजीबीपी में अलाउड होगा? इंटरेस्ट नहीं होगा ना। कहाँ पे होगा? एचपी में होगा ना, सेक्शन 24 में होगा ना। लेकिन कितना है फिर वहां पे? 2 लाख का लिमिट है। ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग जो गुरुकुल बना रहे हैं ना, वो घर नहीं होगा, वो ऑफिस होगा। पूरा लेंगे क्योंकि बिजनेस बिल्डिंग है। हम लिमिट वाला थोड़ी ना चलेंगे। 100% डिडक्शन अपना। आपका 5 लाख रुपए इंटरेस्ट होगा, 5 लाख मिलेगा, क्योंकि बिल्डिंग किसके लिए यूज हो रही है? ऑफिस के लिए हो रही है। नहीं, पूरा 5 लाख बिजनेस में लेंगे। क्या फायदा उधर लेके? तो मैंने जो डिजाइन किया है पूरा इनकम टैक्स के थ्रू किया है। जिस तरीके से मैं सोचता हूं, टैक्स अंदर है करके ऐसे सोचता हूं कि मुझे पता है कि ऐसा ऐसा करना है, तब मुझे ऐसा नहीं कि डिडक्शन लेने के लिए एक्सपेंस कर रहा हूं। बिजनेस तो करना ही है, लेकिन बिजनेस करने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं उसका आपको क्या मिलना चाहिए फिर? देखो, जो धंधा हम कर रहे हैं उसमें खर्चे होंगे। अब कम से कम इनकम टैक्स में उसका क्या मिल जाए? हमको तो मिलेगा ही, क्योंकि हम जो बना रहे हो क्या है? बिजनेस का, बिजनेस प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है ही नहीं। कल उसको रिपेयर करूंगा तो, अगर मेरा घर बोल दूं उसको मैं, तो रिपेयर का किधर डिडक्शन मिलता है क्या? उसके लाइट बिल का डिडक्शन मिलेगा क्या? उसके मेंटेनेंस का डिडक्शन मिलता है क्या किधर? हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी एक्चुअल खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता। नहीं ना। रजिस्ट्रेशन का क्या होता है? कुछ नहीं होता। अलाउड तो है ना हम लोगों को, फर्म को। फर्म रन होती है ना रेसिडेंशियल में। तो हमारी क्या है? सीए फर्म ही तो है। हुँ? तो आगे चलूं, इसके ऊपर उन्होंने डिटेल कमेंट्री किया है। दिस इज क्लॉज नंबर 21। क्लॉज नंबर 21 में बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग होती है। मुझे ये नहीं पता कि तुम लोग ये कैसे बोल पाते हो कि क्लॉज नंबर 21 में रिपोर्ट हम कुछ भी नहीं करते। ठीक है ना? अब जो अपने एमपी के एसोसिएट्स है उन्होंने हमको क्या बोला कि आप सॉल्यूशन मत बताओ, आप डिसअलाउ कर दो डायरेक्टली, फिर क्लाइंट को आने दो हमारे पास। ठीक है ना? हम उनको सॉल्यूशन बाद में बताएंगे, लेकिन लेवल 1 पे उसको बता दो कि आप ऐसे धंधा अगर करोगे तो ये सब डिसअलाउ होने वाला है। और डिसअलाउ होने के बाद ये देखो आपका इतना इनकम बनता है और इतने इनकम के ऊपर इतना टैक्स लगता है। वो एक्सेल शीट में कैलकुलेशन है। रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट जो आप पूछ रहे थे ना मुझे कि वो क्या है, वो सारा एक्चुअल में एक्सपेंसेस डिसअलाउ करने के बाद जो आता है वो है कि देखो सर ये सब डिसअलाउ होने वाला है और आपका एक्चुअल प्रॉफिट तो इतना है। आप तो इतना पकड़ के, आप 10 लाख पकड़ के चले थे, एक्चुअली में तो 28 लाख प्रॉफिट है आपका। ऐसा उनको बताना है क्लाइंट को। फिर क्लाइंट बोलेगा अरे नहीं जी ऐसे नहीं मत करो, ये मत करो, ऐसे कैसे डिसअलाउ किया। फिर उनको आपको जो आपकी जो कंसल्टेंसी होती है कि ठीक है फिर इसको ऐसे नहीं ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे करते, इसको ऐसे ठीक किया जाता है। तो सेक्शन के आगे का नॉलेज बाद में बताना होता है। पहले लेवल पे क्या बताना होता है? सेक्शन का नॉलेज कि लॉ क्या बोलता है। और फिर जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज है, अलग अलग बिजनेस पे आपने काम करके जो कमाया हुआ नॉलेज है, वो आपको फेज 2 में बताना होता है। तो आपकी क्लाइंट इज्जत करता है।
अगर आपने लेवल 1 पे अपने लेवल पे ही सब कुछ हैंडल कर लिया तो क्लाइंट को तो समझेगा ही नहीं ना कि आपने क्या किया। हुँ? बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा होगा, ऑब्वियसली ये सब डिटेलिंग ही है। आप समझो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे इतना डिटेल में क्यों लिखा हुआ है, और उनको पता है कि एक क्लॉज 21 इज अ वेरी बिग क्लॉज। और मैंने भी टाइम डाला हुआ है इसके ऊपर, ऐसा मत डालो मैंने नहीं डाला टाइम। कोई और वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने जिसमें आपको पहले डिसअलाउंसेस पढ़ाए मैंने कि कैश का रिलेटेड पार्टी डिसअलाउंस कितना पढ़ा है आपको मैंने, कि रिलेटेड पार्टी होता है तो चोरी होती है, रिलेटेड पार्टी को फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर अगर दोगे तो डिसअलाउ होगा। उसका आगे का क्लॉज वही है, ये 43 है, आगे का क्लॉज देखो क्या है, अभी भी क्लॉज नंबर 21 ही चालू है, ये भी 21 ही है। ठीक है, क्लॉज नंबर 22, क्लॉज नंबर 22 में क्या डिसअलाउ होने वाला है, जो इंटरेस्ट हम देते हैं किसको, एमएसएमई को। आपको पता होगा तो अभी हर क्लाइंट से हम डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप एमएसएमई से क्या डील कर रहे हो। जितनी भी एमएसएमईज है अगर उनको आपने 45 डेज में पेमेंट नहीं किया, कितने दिन में डी होने के बाद 45 डेज में अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो देयर इज सम इंटरेस्ट दैट यू हैव टू पे। एमएसएमई एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नहीं, एमएसएमई एक्ट के अंदर आपको क्या भरना पड़ता है, इंटरेस्ट भरना पड़ता है। वो जो भी आप इंटरेस्ट भरोगे वो तो आपके लिए खर्चा हो गया क्योंकि आपने पेमेंट लेट किया, वर्किंग कैपिटल के जैसे पैसा यूज किया आपने। बैंक से लोन लेके उसको देना था तो आपने सोचा कि अरे छोड़ो ना यार बैंक का बैच क्या भरूं, डायरेक्टली पार्टी को ही बैच दे देता हूं, पार्टी को ही बोल देता हूं 3 महीना लेट हो जाएगा कोई टेंशन नहीं है, इंटरेस्ट के साथ दे दूंगा। एंड पार्टी भी बोला इंटरेस्ट के साथ दे रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है ऐसे नहीं करना है, आप लोन ले लो लेकिन एमएसएमई का पहले पैसा क्लियर करो, एमएसएमई को अब्यूज मत करो, क्योंकि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हमेशा छोटी एंटिटीज को क्या करती है, अब्यूज करती है। कल आप समझ रहे हो ना, देखो जो क्लाइंट जितना छोटा होता है ना उतना जल्दी पैसा देके निकल जाता है, जो क्लाइंट जितना बड़ा होता है ना वो उतना लेट करता है पैसा देने के लिए, वो अब्यूज होता है, छोटे लोगों को हमेशा दबाया जाता है। तो एमएसएमई सेक्टर के पास ताकत आए करके गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक तो इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है, दूसरा वो इंटरेस्ट जो है वो आपको अलाउ भी नहीं होगा एज अ डिडक्शन, क्योंकि एमएसएमई का पैसा आपने रुका के रखा हुआ है। आप बैंक से लोन लो, बड़ी कंपनी हो ना, आप जाओ बैंक से लोन लो और उसको पहला पैसा क्लियर करो, और ये जो बैंक को इंटरेस्ट दिया आपने बिजनेस के लिए वो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एमएसएमई को आप लटका के मत रखो, आपके पास बैंक से लोन लेने का ऑप्शन तो है, वो बेचारे एमएसएमई के पास शायद बैंक से लोन लेने का भी ऑप्शन नहीं होगा, तुमने उसका वर्किंग कैपिटल दबा के रखा हुआ है, उसने सब किया ना आपके लिए, गुड्स मांगे आपने गुड्स दे दिया, उसने क्रेडिट पीरियड मांगा क्रेडिट पीरियड दे दिया उसने, अब क्रेडिट पीरियड देने के बाद भी आप उसका पैसा नहीं दे रहे हो तो ये गलत कर रहे हो आप, और ये क्लॉज उसको पनिश करता है, डिसअलाउ हो जाता है, और ऑडिटर यहाँ पे नेगेटिव रिमार्क डाल देता है कि देखो जी ऐसा है। ठीक है, तो दैट इज क्लॉज नंबर 22। क्लॉज नंबर 23 पढ़ा के हो गया है मेरा, क्या है 48(2) मतलब मैंने क्या बताया था, दो रिलेटिव ना, चोरी हमेशा कैसे होती है, दो रिलेटिव्स के बीच में होती है ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटिव मतलब तुमको इंडिविजुअल का तो रिलेशन फटाफट समझ में आ जाता है, हाँ ये भाई है, ये माँ है, ये वाइफ है, लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन भी समझ में आना चाहिए, ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है, इन दो कंपनी में डायरेक्टर कॉमन है, इन दो कंपनी में पार्टनर कॉमन है, तो यू नीड टू लर्न व्हाट इज रिलेटेड पार्टी, वो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देयर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 18 जो आरपी पढ़ाता है कि आरपी है क्या, रिलेटेड पार्टीज है क्या एक्चुअल में। हाँ AS 18 के सारे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया है, लेकिन कॉमन कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल, ये सब आपको वर्ड समझना है तो आपको पूरा वो स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल तो समझो यार, कंपनी डायरेक्टर रिलेटेड होते हैं, फर्म पार्टनर रिलेटेड होते हैं, पार्टनर की वाइफ और फर्म रिलेटेड पार्टीज में आते हैं। ओके, और जब भी आप रिलेटेड पार्टीज के साथ कोई लॉ ये नहीं बोलता कि रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन मत करो, यू कैन डू द ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, ओनली डू इट एट फेयर मार्केट वैल्यू, मैनिपुलेट मत करो, आप एक्सपेंसेस बढ़ा के मत दिखाओ।
अच्छा, मुझे और एक यहाँ पे सवाल पूछना था। सेल्स साइड पे मैंने क्या किया है, सेल्स साइड पे मैंने 1 लाख की चीज मेरे रिलेटिव को 1.5 लाख में बेची है, क्योंकि हराम को रिलेटिव था। मैंने बोला वैसे तो इसका कीमत 4 लाख है सर, क्योंकि आप मेरे भाई हो, आप मेरे कजिन हो, आप मेरे रिलेटिव हो, आपको 1.5 लाख में देता हूं। तो एक्चुअली मैंने 1 लाख की चीज 1.5 लाख में बेची है। क्या इनकम टैक्स मेरा 50,000 कम करेगा इनकम? नहीं। तुम समझ रहे हो ना, ये इनकम साइड पे ऑपरेट नहीं होता, रिलेटेड पार्टी वाला एक्सपेंस पे होता है। उसका 50,000 डिसअलाउ हो सकता है, जो मेरे से लेकर गया, वो 1 लाख की चीज 1.5 लाख में लेकर गया है, तो उसके साइड पे सेक्शन 48(2) लगेगा, मुझे 48(2) नहीं लगता। तो आप समझ रहे हो, ये भी डबल डबल टैक्सेशन है। समझ रहे क्या तुमको, इनकम टैक्स ने कैसा जादू करके रखा हुआ है। मतलब इधर इनकम कम नहीं हुआ, इधर तो 1.5 लाख ही दिखेगा, लेकिन उसका 50,000 डिसअलाउ हो गया सर। तो उधर डिसअलाउ मतलब इधर खर्चा इधर इनकम 1.5 लाख है और उधर खर्चा 1.5 लाख अप्रूव नहीं हुआ, उधर खर्चा खाली 1 लाख ही अप्रूव हुआ। तो उसने भी 50,000 के ऊपर टैक्स भरा डिसअलाउ होके, और आपने भी 50,000 के ऊपर टैक्स भरा अलाउ होके, इनकम आपका अलाउ हो गया है। तो आप समझ रहे हैं कि आपको सेक्शन 48(2) भी क्या क्रिएट करता है, डबल टैक्सेशन क्रिएट करता है। नहीं होता, यहां नहीं होता, जीएसटी में होता है। चलो आगे चलते हैं। अगेन क्लॉज नंबर, ये सारे सेक्शन तो अभी है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये सेक्शन का मतलब मुझे नहीं लग रहा। इस सेक्शन में अगर किसी ने डिडक्शंस लिए होंगे, स्पेशल सेक्शंस है, तो कंडीशनल्स होते हैं। अगर आप कंडीशन तोड़ते हो तो जितना डिडक्शन आपने लिया होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्स होता है तो यहाँ इनकम बनता है, तो ऐसा तो आप कोई क्लॉज नंबर 24 में कोई रिपोर्टिंग नहीं करते। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था बैड डेट का अपोजिट बताया था। बैड डेट आपके लिए लॉस होता है, लेकिन अगर तू बैड डेट होगा तो किसी का पैसा डुबाना तेरे लिए इनकम होता है। मैंने बताया था कि बैलेंस शीट में अगर असेट साइड का कोई कुछ अगर आप राइट ऑफ करते हो, डेटर अगर आप राइट ऑफ करते हो तो बैड डेट होता है, उसका डिडक्शन मिलता है। लेकिन लाइबिलिटी में का कोई लेजर अगर आप राइट ऑफ करते हो तो इनकम होता है, और वो सादा इनकम नहीं हो, नॉर्मल इनकम नहीं, उसको डीम्ड इनकम बोलते हैं। वैसे इनकम के ऊपर आपको यहाँ पे सेक्शन 41 में क्लॉज नंबर 25 में कमेंट करना पड़ता है। नहीं, जीएसटी की बात अभी मत लाओ, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, जीएसटी तो पहले से ही लगा होगा। जीएसटी कैसा, जीएसटी तो उसने लगाया ना, आप सप्लायर थोड़ी ना क्या हो। आप कंफ्यूज मत करो बच्चों को। इधर आपका एक्सपेंस है, आपने माल परचेस किया हुआ है, माल क्या किया है, परचेस किया हुआ है, तो जीएसटी किसने लगाया, उसने पहले ही लगाया हुआ है ना। हाँ, तुमने क्या ले लिया उसका, आईटी से लिया हुआ है। किससे बात कर रहा है, डेटर्स की? ट्रांजैक्शन तो एक्सप्लेन कर, तेरे मन में जो आ रहा है वो। जैसे कि उसने परचेस में जीएसटी भरा ही नहीं। किसने? तुझे जिसकी बात कर रहा है, जैसे कि परचेस अभी मैंने कुछ आइटम परचेस कर लिया। हाँ, तो तू कौन है, बायर है? हाँ, तो मैं हाँ बायर हूँ। हाँ, तो उसने जीएसटी भी नहीं भरा है और ना मेरे पैसे भी नहीं दिए। तो वो तो जीएसटी लॉ में है ना, 180 डेज का कंडीशन। अभी इधर क्या होगा, इधर दोनों आप डिसअलाउड होगा, अलाउड होगा। अभी तुझे income दोनों हो जाएगा। डिसअलाउ कैसे होगा? इधर तो इनकम करेगा ना उसको। हाँ इनकम करेगा ना, अभी इनकम करा दो ना उसको, एक्सपेंस को। भैया, एक्सपेंस की इनकम नहीं है, लाइबिलिटी को राइट ऑफ किया तो इनकम होगा ना। हाँ, तो वही भी बोल रहा हूँ, जो लाइबिलिटी थी। हाँ, वो राइट ऑफ हो गई, तो सवाल क्या है आपका फिर इस पे? मेरा ये था कि उस पे जैसे कि परचेस वाले जिससे मैंने परचेस कुछ किया है, हाँ, उसने ना जीएसटी भरी है। वो तो भरेगा ना जीएसटी, वो क्यों नहीं भरेगा भाई, वो तो अलग पार्टी हो गई ना, वो सामने वाला भरेगा ना। और तूने अगर उसको जीएसटी नहीं दिया है तो वो तो 180 दिन में ऐसे डिसअलाउ हो जाता है, उसके लिए तुझे यहाँ पे राइट ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। तेरे बैलेंस शीट में क्रेडिट रखा है तूने 180 दिन के बाद, तो क्या होगा, राइट ऑफ की एंट्री नहीं मारी है, फिर भी जीएसटी तो रिवर्स हो ही जाएगा ना। तो रिवर्स हो जाएगा, तो लेकिन वो बैलेंस अमाउंट का क्या करेंगे? कौन सा बैलेंस अभी अमाउंट? तो रिवर्स नहीं किया, वो बैलेंस उधर ही पड़ा है। कैसे पड़ा रहेगा, मैं भी वही पूछ रहा हूँ, कैसे पड़ा रहेगा? अरे मैंने ना पेमेंट किया है ना, मैंने जीएसटी। हाँ, तो जीएसटी पहले से रिवर्स हो गया ना, फिर जीएसटी तो 180 दिन में ही रिवर्स होता है। क्रेडिटर तो 180 दिन में कभी रिवर्स किया है क्या जिंदगी में आज तक? अरे नहीं किया है, लेकिन वो जीएसटी जो रिवर्स
हाँ, तो उसने रिवर्स किया सामने वाली पार्टी। अरे तूने रिवर्स किया है, सामने वाली पार्टी क्यों रिवर्स करेगी भाई मेरे? ये सेलर है, हाँ ये बायर है। हाँ सेलर ने यहां से गुड्स बेचे, तो यहाँ पे जीएसटी भर दिया उसने डिपार्टमेंट को उसी महीने में। हाँ ओके, बायर को इसको पैसे देने थे, हाँ बायर ने इसको 180 दिन में पैसे नहीं दिए, हम्म, इसने क्या लेके रखा था, आईटी से। और इसने आईटी से रिवर्स कर दिया। क्रेडिटर के अमाउंट में थोड़ी ना क्या है अभी, आईटीसी में है ना, आईटीसी पहले से रिवर्स हो चुका है, ठीक है ना। तो जीएसटी इधर मत लाओ, जीएसटी का वैसे भी बाकी बच्चे टेंशन में आ रहे भाई, बोल रहे ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन डेटर आगे जाके क्रेडिटर एजिंग आएगा, उसमें वो पॉइंट आता है। आप ऑडिट में भी तो बता रहे थे, ओसी इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग में गए थे, तो उसने बताया ना कि अभी क्रेडिटर एजिंग मांगता है डिपार्टमेंट, और क्रेडिटर एजिंग में वही दिखाया जाता है 180 दिन से ज्यादा आपने किसको पेमेंट नहीं किया, जिसको पेमेंट नहीं किया उसका आईटी से रिवर्स होना मैंडेटरी है जीएसटी लॉ के हिसाब से। हाँ, 2 साल 3 साल हो गए, आपका क्रेडिटर पड़ा है बैलेंस शीट में, आप उसको पैसे नहीं दे रहे, तो एक ना एक दिन तो ऑडिटर बोलेगा कि भैया अभी देना भी है कि नहीं देना है, इसको पैसा क्लियर तो करो। 3 साल से आपके बैलेंस शीट में क्रेडिटर करके चल रहा है, ये लाइबिलिटी करके पे भी नहीं कर रहे हो, पड़ा है बस ऐसे ही पड़ा है, तो जेन्यून भी है कि नहीं है वो बता दो, देना भी है कि नहीं बता, तो बोलता है राइट ऑफ कर दो। क्लाइंट क्या बोल देता है आपको, अरे नहीं देने उसको पैसे, राइट ऑफ कर दो। शायद उसने कैश में दे दिया होता है, या शायद वो पार्टी से डिस्प्यूट हो गया रहता है। राइट ऑफ करना मतलब क्या करना, इनकम में ऐड करना, उतना आप समझो खाली। क्रेडिटर राइट ऑफ नहीं होता इतने आसानी से, ओके। जादू उसका भी है, लेकिन कैसे होता है, जादू हर चीज का होता है लॉ में। 43B, 43B क्या है, आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो, अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहे हो, लेकिन मैंने आपको बताया था TBLICR, टैक्सेस, बोनस, लिव इनकैशमेंट, इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूशन एंड रेलवे पेमेंट, ये सारे पेमेंट का डिडक्शन ओनली एंड ओनली पेड बेसिस पे ही मिलता है, अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलता। खाली आपको पे करने का टाइम जो होता है वो 139 में जो ड्यू डेट डी होती है वहां तक होता है, मतलब मार्च के पहले नहीं होता पेमेंट कभी भी। अप्रैल में करो, मई में करो, जून में करो, जुलाई में करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्यू डेट ऑफ आरओआई के पहले करो, रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट के पहले करो। अभी आप ऑडिट कर रहे हो तो रिटर्न की ड्यू डेट क्या हो गई, 31 अक्टूबर, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग कब करने बोल रहे हैं आपको, ड्यू डेट आप ऑडिट कब करने वाले हो, 30 सितंबर। ये कंफ्यूजन है इनकम टैक्स का कि आरओआई तो मैंने भरना है कब, तो क्लाइंट कोई क्लाइंट को आप आपने रिपोर्टिंग कर दिया ऑडिट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कि भैया आपने पेमेंट नहीं किया, 30 तारीख हो गई पेमेंट नहीं किया है, तो आप तो डिसअलाउ कर रहे हो, आप ऑडिटर हो, डिसअलाउ कर दोगे 3CD में। वो बोलता है भैया मेरे पास अभी 1 महीना बाकी है ना, ऑडिटर साहब मेरे पास अभी पैसे देने के लिए 1 महीना है, अक्टूबर का पूरा महीना है, मैं भर दूंगा, 12 अक्टूबर को दे दूंगा, 15 अक्टूबर को दे दूंगा पैसे हो। तो ये प्रॉब्लम है, ये मिसमैच क्रिएट हुआ है लॉ में, उसको उनको सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे 3CD तो 30 सितंबर पे जाने, तो मेरे हिसाब से भले लीगली 31 अक्टूबर ड्यू डेट है, अगर आप पंगा नहीं चाहते हो ऑडिटर और आईटीआर में मिसमैच नहीं चाहते हो, तो क्लाइंट को आपको बताना है कि ये जो TBLICR की पेमेंट्स होती है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ फंड वगैरह, वो सब कुछ कम से कम आपको 30 सितंबर के पहले ही भर दो सेफर साइड में, तो ऑडिटर भी अलाउ बोलेगा और आईटीआर भी अलाउ बोलेगा। आप बोलोगे 30 सितंबर और 31 अक्टूबर के पहले करूंगा, तो ऑडिटर डिसअलाउ बोलना पड़ेगा उसको, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में जा रहा है, और आईटीआर में एक्चुअली वो अलाउ होगा, तो मिसमैच क्रिएट होगा। और 31 अक्टूबर के बाद पेमेंट किया तो पक्का इस साल डिसअलाउ है ना, पक्का इस साल डिसअलाउ। तो क्या होगा, लाइफ टाइम डिसअलाउ होगा नहीं, जिस साल आपने पेमेंट किया उस साल में अलाउ हो जाता है, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में आपने पेमेंट किया तो अगले साल अलाउ हो जाएगा, तो जो चीज लास्ट ईयर डिसअलाउ हुई थी वो इस साल अलाउ हो जाएगी। कोई क्लाइंट है आपका 2 साल से जीएसटी नहीं भर रहा है, तो ये सेक्शन क्या कर देगा, जिस साल का जीएसटी उस साल में क्या कर देगा, ये डिसअलाउ कर देगा। अब तीसरा साल चालू हो गया है और थर्ड ईयर में उसने पहले 2 साल का जीएसटी भर दिया, तो इस साल क्या हो जाएगा, वो जीएसटी अलाउ हो जाएगा। मैंने क्या बोला समझा आपको, बोनस 2 साल से नहीं भरा था, एंट्री मार के रखी थी, तो डिसअलाउ हो जाएगा। जिस साल बोनस पे हो जाएगा उस साल अलाउ हो जाएगा। बैंक का लोन लिया था, 3 साल से लोन नहीं भर रहा था, तो अक्रूवल बेसिस पे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब पहले से डेबिट करके रखा होगा तो डिसअलाउ करना होगा, डेबिट ही नहीं किया तो डिसअलाउ भी नहीं होगा, ठीक है ना। और डिसअलाउ जो है वो टेम्पररी डिसअलाउंस है, एक दिन बैंक ने रिकवर कर लिया आपसे पैसे, तो क्या हो जाएगा, उस साल में
अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 27, अमाउंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स क्रेडिट, सेनवेट क्रेडिट बोलते थे इसको पहले, अभी उसका नाम क्या हो चुका है, आईटीसी। अभी भी एक्साइज लॉ में सेनवेट ही बोला जाता है, एक्साइज लॉ में इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल वैट। तो अमाउंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स अवेल्ड यूटिलाइज ड्यूरिंग द ईयर। अवेल्ड का मतलब क्या होता है कि कितना आपने इनपुट लिया है, कितना परचेस किया है, तो वो अवेल्ड हो गया। यूटिलाइज मतलब उसमें से कितना यूज किया है। आपके पापा ने आपके अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट किए, आपने उसमें के 6,000 खर्चे किए, तो इसको बोलते हैं अवेल्ड और इसको बोलते हैं यूटिलाइज। तो आईटीसी अवेल करना एक अलग लॉ है और आईटीसी को यूटिलाइज करना एक अलग लॉ है, ठीक है। तो इसको अवेल बोलते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्लोजिंग बचेगा, ओपनिंग कुछ होगा तो उसमें ऐड होगा, तो इसका यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना होता है। पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर प्रायर पीरियड, प्रायर पीरियड मतलब जो इस फाइनेंशियल ईयर का आइटम नहीं है, इसके पहले वाले फाइनेंशियल का कोई आइटम है, इनकम हो या एक्सपेंस हो, उसका यहाँ पे अलग से रिपोर्टिंग करना होता है। ये देखो इसका फॉर्मेट ऐसा था, ओपनिंग बैलेंस, फिर कितना अवेल किया, फिर कितना यूटिलाइज किया, और लास्ट में इस साल में क्लोजिंग बैलेंस कितना है। कल मुझे धनश्री शायद यही पूछ रही थी कि वो लेजर का बैलेंस नेगेटिव क्यों है। तो ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस और ई कैश लेजर का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। 3 लेजर होते हैं जीएसटी पोर्टल पे, ई क्रेडिट लेजर और ई कैश लेजर। ई कैश लेजर में जो आपने पैसा जमा किया जीएसटी पोर्टल पे वो पैसा है, और ई क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी बचा है आपका वो है। और आईटीसी में भी टाइप होते हैं, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, उसमें का जो भी पड़ा रहेगा वो आपको दिखेगा। तो आपको 31 मार्च का रिपोर्ट डाउनलोड करके देखना है कि कितना आईटीसी था 31 मार्च पे, उतना ही आपके बैलेंस शीट में रहना चाहिए। और जो ई लाइबिलिटी लेजर होता है, ई वो लाइबिलिटी साइड में आना चाहिए, मतलब इतना टैक्स आपको भरना है, कौन से महीने का, मार्च का, तो मार्च का सप्लाई कितना किया था वो आपको देखना है। मार्च का जितना भी सप्लाई करोगे उसका अगले 10 तारीख तक तो रिपोर्टिंग करके आपने लाइबिलिटी भरा होगा। तो अप्रैल में जो आप अगर मार्च और अप्रैल का अगर आप जीएसटी रिटर्न अगर देखते हो तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि लाइबिलिटी कितनी थी, क्रेडिट कितना था, कौन सा क्रेडिट था, सी का क्रेडिट था कि एस का क्रेडिट था कि आई का क्रेडिट था। और वैसे आपको उस दिन आपको एंट्री मार के रखनी, क्योंकि मार्च में लाइबिलिटी होगी तभी तो 20 अप्रैल को आपने पे की होगी ना। मार्च में समझिए आपकी 2 लाख की लाइबिलिटी थी, कितनी लाइबिलिटी थी, 2 लाख की, 80,000 का आपके पास आईटीसी था ना, 80,000 में भी सी का 40 था और एस का 40 था। तो आपकी बुक में क्या एंट्री आनी चाहिए, लेजर में क्या क्या बैलेंस दिखना चाहिए, जीएसटी पेएबल का लेजर में 2 लाख दिखना चाहिए, और आईटीसी के लेजर में सीजीएसटी एचजीएसटी का 40 दिखना चाहिए। ऑब्वियसली कैश आपने अभी भरा नहीं होगा, कैश तो आप डायरेक्टली कब भरोगे, 20 अप्रैल को ही भरोगे। हाँ? नहीं चलता, लीगली नहीं चलता, आपको अलग से रखना चाहिए करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को नेट। तो ऐसे तो फिर डेटर और क्रेडिटर को भी नेट ऑफ कर दो, डेटर और क्रेडिटर भी वही हो गया ना, नेट ऑफ ही हो गया। प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है, प्रॉपर अकाउंटिंग है क्रेडिट कितना हो क्रेडिट में दिखाओ। तो वैसे फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स की पूरी एंट्री क्यों मारते हो, जैसे पकड़ लो किसी का प्रॉफिट 10 लाख है और 3 लाख टैक्स भरना है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिखना चाहिए, 3 लाख, लेकिन 2 लाख का मेरे पास टीडीएस है, तो मुझे भरना कितना है, फिर 1 ही लाख है, तो 1 ही लाख की प्रोविजन बनाता हूं, लेकिन वो राइट अकाउंटिंग नहीं है। मैं प्रोविजन को नेट ऑफ नहीं करता, इनकम टैक्स की प्रोविजन पूरी 3 लाख की दिखेगी आपको प्रोविजन साइड पे, और असेट साइड पे आपको टीडीएस दिखेगा 2 लाख का। इंटरप्रिटेशन ऐसा लेना होता है कि भरना अभी कितना बाकी है, फिर खाली 1 लाख ही। तो जीएसटी का भी वैसे ही इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि भैया 2 लाख भरना है, 80,000 का क्रेडिट है, नेट ऑफ करके 1,20,000 भरना है, वो रीडिंग पूरा 2 लाख आएगा। रिपोर्टिंग करने के लिए अकाउंटिंग आपने कैसे भी करो, आप शायद अकाउंटिंग मर्ज करके करते हो, तो अकाउंटिंग आप कैसे भी करो, ये पोर्टल के साथ मैच करना होता है ना। आपके अकाउंटिंग लेजर और पोर्टल के लेजर मैच नहीं करेंगे। टैली में जो लेजर अगर आपने सीजीएसटी का कॉमन लेजर बनाया है और आप डेबिट क्रेडिट खेलते हो उसके अंदर, तो आपका टैली का लेजर आपको नेट बैलेंस ही दिखाएगा, लेकिन रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको चेंज करना पड़ेगा। प्रिपरेशन अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है फिर। हाँ, टैली में अगर आपने एंट्री मार के रख दी वैसे
तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर आपका प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन मैच हो गया। अगर कोई भी एसएससी शेयर्स रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है? शेयर्स, क्लोजली हेल्ड कंपनी की, फेयर मार्केट वैल्यू से कम ना, ये आपको, ये कंप्लायंस वालों को समझेगा, ये बाकी लोगों को नहीं समझेगा। किसी भी कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू अगर 80 रुपया है और आपको वो शेयर 20 रुपया में मिला है, तो एक्चुअली आपको 60 रुपए का गिफ्ट मिला है। यू कैन नॉट परचेज शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी बिलो फेयर मार्केट वैल्यू। और फेयर मार्केट वैल्यू के लिए भी आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कंपनी का वैल्यूएशन कराना होता है। यू कैन नॉट डू द वैल्यूएशन एट योर ओन, ठीक है ना। तो आप रजिस्टर्ड जिन्होंने भी शेयर रिसीव किए हैं, तो उसका आपको फेयर मार्केट वैल्यू पे रिसीव करना होता है, उससे कम में नहीं रिसीव करते। और फेयर मार्केट वैल्यू पे किया है कि नहीं किया, वो चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? वैल्यूअर कराना पड़ता है। अब हमारे लाइफ में जितने भी शेयर होल्डर है, क्योंकि हमने बहुत सारे कंपनीज बनाए, तो अपने लाइफ में शेयर होल्डर बहुत है। हमने 99% लोगों का जो वैल्यूएशन जो इशू किया, हमने शेयर ऑफ फेस वैल्यू पे किया। हमने कभी भी प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे हमने इशू कभी किया ही नहीं। लेकिन एक दो कंपनीज है जिसमें प्रीमियम पे शेयर इशू है। अब वो प्रीमियम राइट प्रीमियम था कि रॉन्ग प्रीमियम था, वो वैल्यू राइट वैल्यू थी या रॉन्ग वैल्यू थी, ना तुम बता सकते हो ना मैं बता सकता। हाँ, इनकम टैक्स में नियम है, उस नियम से वैल्यू आप भी निकाल सकते हो, लेकिन वो वैल्यू सर्टिफाइड वैल्यू नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिमांड सर्टिफाइड वैल्यू, इसलिए हमने लास्ट ऑडिट रिपोर्ट में जिस कंपनी ने किया था, उसमें अभी भी हमने रिमार्क डाल के रखा है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए हमको उस दिन का, और वो दे नहीं रहे। मतलब ऑब्वियसली उनके पास वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं है। हम बोल रहे कि जाके करवा लो, अभी करवा लो बैक डेटेड, क्योंकि बैलेंस शीट के बेसिस पे ही होता है वो, इट इज बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट का बेसिस। तो बैलेंस शीट के नंबर तो बदलते नहीं है, उस दिन का बैलेंस शीट दे दो वैल्यूअर को, और वैल्यूअर को बोलो सर्टिफिकेट देने के लिए। क्योंकि अगर अगले 2 साल 3 साल में नोटिस आता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे क्या डिमांड करेगा? भैया आपने शेयर इश्यू किए थे, उसका सर्टिफिकेट किधर है, ठीक है ना। तो वो नहीं होते, डिस्काउंटेड नहीं है ना, ये डिस्काउंटेड कहाँ है? ये फेयर मार्केट वैल्यू, इसका फेस वैल्यू 10 रुपए है, समझ। ये फेयर मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है ये। और डिस्काउंट पे नहीं होते, उसका एक्सेप्शंस है। हाँ, तो देयर आर एक्सेप्शंस, इसलिए कंपनी लॉ वालों को उनका काम करने दो, हम लोगों से पूछने का नहीं, ठीक है ना। हाँ, पता होना चाहिए कि आप जो बोलते हो वो लीगल भी है कि लॉजिकल है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जो जो इंस्टॉलमेंट वाला नॉलेज है ना, प्लीज कन्वर्ट दैट इनटू द कंप्लीट नॉलेज। और उसके लिए मैंने आप सब लोगों से रिक्वेस्ट किया, भले आप सीए करो या नहीं करो, सीए इंटर तक की जो पढ़ाई है उतनी आपको करनी है, अगर आपको इस गेम में लंबा टिकना है तो। फाइनल रहने दो एक बार, फाइनल अगर नहीं भी होता, चलो फाइनल होना है नहीं होना है मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग सब लोग चार्टर्ड ही बनो, या कॉस्ट अकाउंटेंट बनो, या कंपनी सेक्रेटरी बनो, जो भी आपने कोर्सेज चूज किए प्रोफेशनल। लेकिन बेर मिनिमम अगर आप मुझे पूछोगे कि सर मिनिमम सक्सेसफुल होने के लिए मिनिमम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो क्या करना है पता है, उसका तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम क्या करना पड़ेगा, तो इंटर करना पड़ेगा मिनिमम। सर लेकिन टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, ऑफिस है, एज भी होते जा रहा है, बच्चे भी पैदा करने हैं, शादी भी करनी है। अच्छा सॉरी, पहले शादी बाद में बच्चे। सर घर पे भी प्रेशर है, नहीं करने के आप 1000 बहाने दे दो बस, और बहाने ही देते रह जाओ बस जिंदगी में। और करना है तो एक दिन सीरियस हो जाओ, रोज सुबह उठो, जो फैसिलिटी जो गाइडेंस जो भी तुम लोगों को चाहिए वो हमको बोलो। हमारी ताकत में जितना है उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा, वो गुरुकुल आपको प्रॉमिस करता है। इंडिविजुअली में जो अभी बैठ रहे लेक्चर में उनकी बात कर रहा हूं, वी विल गिव यू मोर देन व्हाट वी हैव एज द कैपेसिटी। हम लोग वहां पे नहीं कंसेशन करेंगे। आप टाइम मांगो आपको टाइम देंगे, आप पैसे मांगो पैसे देंगे, लेक्चर चाहिए लेक्चर देंगे, नॉलेज चाहिए नॉलेज देंगे, ट्रेनिंग चाहिए ट्रेनिंग देंगे, जो पास होने के लिए लगता है वो सब कुछ देंगे। खाली आप वो शुरू करो, बस आपके साइड से थोड़ा इनपुट आना बहुत जरूरी है। तो अगर आप चालू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके आजू बाजू में इन्वायरमेंट ऐसे क्रिएट हो जाएगा ना
कि आप बन जाओगे, आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। जो एफर्ट बच्चे डाल रहे हैं घर पे वीडियो लेक्चर लेके बैठ के जो पढ़ रहे हैं ना, उनसे कम एफर्ट्स में आप लोग बनोगे, क्योंकि आप लोग एक्चुअल में काम कर रहे हो। वो लोग घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, शायद एग्जाम पास भी हो जाएंगे, लेकिन जब फिर मार्केट में आएंगे ना, तो तुमको समझ रहा है ना, टैली ओपन कैसे करना है वहां से सीखना है उनको। तो यू पीपल आर ऑलरेडी एडवांस। आप लोग अपनी कैपेबिलिटीज को पहले जज करो कि हम लोग सच में ये करने के लायक है भी कि नहीं है। ऑलरेडी कर रहे हो। मैं आपको टैक्स ऑडिट पढ़ा रहा हूँ 3rd ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे आने के बाद। मतलब लास्ट 2-3, वैसे तो सीए बन के 2014 से लेकर आज तक हमने दुनिया भर के टैक्स ऑडिट फाइल किए, लेकिन जो ढंग के हमने चालू किए वो लास्ट 3 साल में तो कर ही रहे हो। मतलब लास्ट ईयर भी आपने कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे ऑडिट किया आप लोगों ने, इस साल भी आप करने वाले हो। मतलब ये नॉलेज नहीं भी होता तभी भी आप ऑडिट कर ही लेते। अब मैं नॉलेज इसलिए दे रहा हूं ताकि थोड़ा फाइन ट्यून कर लो अपने आप को, थोड़ा और कैपेबल बनाओ, अगले साल क्वालिटी और बढ़ाओ। गवर्नमेंट भी वही एक्सपेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट को भी पता है सीए इंस्टीट्यूट परफेक्ट नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट परफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़े तो कैपेबल है हम लोग, मार्केट से ज्यादा कैपेबल है। इनकम टैक्स ऑफिसर से ज्यादा हमको टैक्स आता है, एक्सेप्ट करो ये चीज। आपके लाइफ में अगर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है तो उसको उसके बाजू में जाके बैठो कि बोलो सर ये 44 क्लॉजेज जरा एक्सप्लेन करो ना सर। वो आपको बताएगा, ये नहीं फॉलो करोगे तो मैं ये नोटिस भेजेगा। ये क्या है वो नहीं पूछने का मेरे को। तो ऐसे, क्योंकि उनका ऑपरेशनल काम ज्यादा होता है, दे डोंट स्टडी द लॉ, प्लीज अंडरस्टैंड करो। वो यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम पास करके वहां पे आते हैं, तो दे डोंट हैव द वेरी मच फाउंडेशन लॉ कि इनकम टैक्स में उनके सारे सेक्शंस पढ़ नहीं, एंड जरूरत भी नहीं है उनको पढ़ने की, उसके लिए चार्टर्ड रखे ना मार्केट में, दे विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स। तो इकोनॉमी आप लोगों के शोल्डर के ऊपर है। चार्टर्ड की मतलब आप समझ रहे हो ना, मेरे शोल्डर पे तो है ही नहीं, अल्टीमेटली तो आप लोगों के शोल्डर पे इकोनॉमी है, तो डर लगता है हम लोगों को। whether any amount to be included in income chargeable under section 56 subsection 2 clause 9, वो कुछ तो अमाउंट आप लोगों ने अगर राइट ऑफ वगैरह की होती है, ठीक है ना, ये रहता है अपना एडवांस मनी लेके फोरफिट करते हैं लोग प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी बेचेंगे करके बोलते और बेचते नहीं है, एडवांस लेके फोरफिट करते। तो कुछ ऐसा एक टैक्स का चोरी चलता था, वो रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बोला, अपना कोई क्लाइंट ऐसा नहीं करता, ठीक है ना। ट्वेंटी 29B क्या बोलता है, वेदर एनी अमाउंट इज टू बी इंक्लूडेड एज इनकम अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, गिफ्ट का सेक्शन है ये। आपको कोई गिफ्ट मिला है तो पूरा गिफ्ट लॉ पढ़ना पड़ेगा आपको ये समझने के लिए। ये दिखने के लिए इतना छोटू सा क्लॉज है, लेकिन अच्छा खासा 4-5 घंटे का डिस्कशन है कि गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट को कभी टैक्सेबल होता है, कभी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता। तो वो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। अगेन अपना कोई क्लाइंट नहीं है जो आपको आके बोलेगा कि भैया मुझको गिफ्ट मिला था, मिलता भी नहीं एक्चुअल किसी को गिफ्ट आजकल, और जो चॉकलेट वगैरह कैडबरी वगैरह आप देते हो वो गिफ्ट है ही नहीं। सेक्शन 69D क्या है, जो मार्केट में से पैसे उठाते हम बोलते हैं ना, अरे पहचान है मेरी, साहूकारी से पैसा उठाते हम लोग, तो कैश में लोन लेना, लोन देना, सारा क्राइम ही है, वो नहीं करना है आपको, और वो करोगे तो बहुत गंदी पेनाल्टीज है इनकम टैक्स लॉ में, डोंट डू दैट। लोन घुमाने वाला, इसलिए आपको पता होगा तो जो गांव वगैरह में साहूकार होते हैं वो अकाउंटिंग थोड़ी ना क्या रखते अपनी साहूकारी का, किधर तो एक डायरी में लिख के रखते हैं और हर साल के एंड में वो डायरी जल जाती है, नए साल में नई डायरी चालू होती है। और उनको भी पता होता है कि अगर इनकम टैक्स वगैरह कभी आता है उनके दरवाजे पे, कोई भी ऑफिसर आता है, तो उन्होंने ऐसे 1-2 बच्चे रेडी करके रखे रहते हैं कि देख तुझको ये पेपर लेके भागने हैं, ये डायरी लेके भागना है, ये डायरी गायब करनी है। तो वो लोग उतने एक्सपर्ट लेवल पे काम करते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कोई एंट्री मार के कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कैश लोन वगैरह मिलता है तो आप मुझे बताओ, हम लोग उसका अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग देखेंगे क्या है। 92C अगेन ट्रांसफर प्राइसिंग, आप इंडिया में इंडियन एंटिटी हो, कोई फॉरेन एंटिटी है, इंडियन एंटिटी फॉरेन एंटिटी के बीच में काम चालू है, ठीक है ना, ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है, तो इंटरनेशनल कंपनी हमको बहुत चुना लगाती है, डोंट यू थिंक। अगर डोमेस्टिक कंपनीज हमको चुना लगा रही है, हमारी गवर्नमेंट को डोमेस्टिक कंपनी चुना लगाती है, वो तो आपने देखा हुआ है। तो आपको नहीं लग रहा एप्पल, होंडा, कोको कोला, मैकडोनल्ड, KFC, ये सब जो बड़ी बड़ी हमारी कंपनीज है इंडिया में, यूनिलीवर, हुंडई,
तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हमारे देश में काम कर रही है, वो लोग भी हमको चुना लगाती है। कैसे? वही इंडिया में जो प्रॉफिट टैक्सेबल होने वाला रहता है वो फॉरेन के कंट्री में लेके जाके टैक्स करती है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड बेस इरोजन। इंडिया से क्या किया जाता है? प्रॉफिट शिफ्ट किया जाता है। कौन से देश में शिफ्ट करते हैं? तो टैक्स हेवंस में करते हैं। टैक्स हेवंस मतलब क्या? ऐसा देश जहां पे कम टैक्स लगता है। तो समझिए ये केमैन आइलैंड है, ये मॉरिशियस है, ये दुबई है, जैसा भी है, जो भी देश जहां पे टैक्स का रेट कम है। तो यहाँ पे टैक्स का रेट 30 तक का है, केमैन आइलैंड में 1% है, एग्जाम्पल के लिए। तो आप ग्लोबल प्रॉफिट कहां पे लेकर आने का ट्राई करोगे? केमैन आइलैंड में, मॉरिशियस में लेके जाने का ट्राई करोगे। तो आपको नहीं लग रहा गवर्नमेंट आपको रोकना चाहिए? रोकना चाहिए, रोकता भी है। उस चैप्टर का नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग, और उसका रिपोर्टिंग होता है 92C, वो यहाँ पे आपको चेक करना होता है। आपके पास कोई भी टीपी का क्लाइंट अभी नहीं है, आएगा तो आपको पुनीत सर को लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो ये इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की बात हो गई। आगे चलता हूं। मेन क्लॉजेस अभी हो गए, फिर भी देख लेते कौन से बचे हैं। अभी खाली क्लॉज नंबर 44 है जिसमें जीएसटी का आपको रिपोर्टिंग करना होता है। 269 एसएस एंड 269 टी। आपको 20,000 के ऊपर ना लोन लेना है ना लोन रिपे करना है, देना नहीं है, लिया है तो रिपे नहीं करना है। 20,000 के ऊपर किया तो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट और ईसीएस, इस मोड से ही लेना है। मतलब किस में नहीं लेना है? कैश चेक में नहीं, कैश में नहीं लेना है, सादा जो बेरर चेक होता है उसमें नहीं लेना है, क्रॉस चेक में नहीं लेना है। तो इसका रिपोर्टिंग होता है कि आपके बैलेंस शीट में जो लोन लाइबिलिटीज होती है, होता है ना, ऐसी लोन की एंट्री मार के रखते हो आप लोग। मेरे बैलेंस शीट में भी होगा, आरती मैडम ने मुझको लोन दिया है करके। तो वो लोन कैसे था? कैश के थ्रू था कि चेक के थ्रू था कि ऑनलाइन था? और चेक था तो कौन सा चेक था, उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी। इसलिए अगर कोई बूढ़े लोगों का ऑर्गेनाइजेशन देखा होगा, विजय भाई ने देखा है, तो वो लोग चेक का फोटोकॉपी रखते थे बुक में लगा के, वाउचर के साथ। डिपॉजिट रिसिट भी रखते हैं कि जो चेक बैंक में डिपॉजिट होता है ना उसका रिसिट रखते हैं, और जो चेक डिपॉजिट हुआ उसकी फोटोकॉपी रखी जाती थी। क्योंकि आगे जाके ऑडिटर साहब आके पूछते थे कि ये कैसे प्रूव करोगे कि क्रॉस चेक था कि पैसा अगर बैंक में आया चेक से आया हो तो क्लियर हो जाता है, लेकिन वो चेक कौन सा था, क्रॉस चेक ऐसा दिखता है ऐसा, और इसके अंदर अकाउंट पे लिखते हो तो वो अकाउंट पे ही चेक हो जाता है। तो अकाउंट पे था कि नहीं इसका एविडेंस रखना पड़ता है। हेलो 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 आई हेलो, हो आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, ठंडा हो रहा है करके फोन आया। तो यहाँ पे वो रिपोर्टिंग होती है। सर मैंने 2-5 हजार का लोन लिया, 2-5 हजार की यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं होती, 20,000 के ऊपर मिनिमम होना चाहिए, इसे आप समझ के रखो। बाद में उसके सेक्शन में जब डिटेल में जाएंगे तो 269 एसएस और 269 टी अपने आप में एक लेक्चर है। लेकिन हमारा जो ये है, आप जो ऑडिट का भी ये भरते हो चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में इसमें लोन लिया कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना था, एडिशनल कितना लिया है, लोन रिपे कितना किया है, उसका पूरा रिपोर्टिंग करना पड़ता है यहाँ पे। तो रिपोर्टिंग करना जरूरी है। और मोड हम सिलेक्ट करते हैं अकाउंट पे ही चेक या ईसीएस, बैंकिंग सिस्टम हमें तो पता ही नहीं होता तो हम अकाउंट पे ही चेक ही बोलते हैं। हाँ, कैश में अगर आपको ट्रांजैक्शन दिखा तो फिर यहाँ पे पक्का पेनाल्टी लगती है। यहाँ पे डिसअलाउंस अलाउंस की बात नहीं हो रही है। गवर्नमेंट बोलता है आपको कैश में लोन ना लेना है ना रिपे करना है, किया तो जितना भी अमाउंट का आपने लोन लिया होगा उसका 100% क्या हो जाता है, पेनाल्टी लग जाता है। अब इसका लॉजिक समझो क्या है, गवर्नमेंट ने क्या लॉजिक से ये बनाया हुआ है सेक्शन। सर वो कैश आपका नेगेटिव गया उस दिन आप जब बैलेंस शीट फाइनलाइज कर रहे थे, 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए आपको नेगेटिव मिला, मतलब खर्चा किया है कैश में, और कैश बैलेंस क्या हो चुका है, नेगेटिव। अब नेगेटिव कैश बैलेंस से आप बैलेंस शीट फाइनल करोगे क्या? बैलेंस शीट में 3.5 लाख नेगेटिव दिखाओगे क्या? नहीं। तो आप क्लाइंट को क्या बोलोगे कि कैश की एंट्री मारो साहब। कैश की एंट्री क्लाइंट क्या मारता है? कैश सेल्स बुक करेगा क्या क्लाइंट? जीएसटी भरेगा क्या उसके ऊपर? एक्चुअली तो कैश सेल्स ही होता है। अब उसको कैश की एंट्री मारनी है
तो क्या एंट्री मारेगा, कैपिटल का एंट्री मारेगा या तो लोन का एंट्री मारेगा, ठीक है ना, कैपिटल या तो लोन. अमेझॉन वाला आया. हाँ साहेब, हा आलाय का तुम्ही, आला तुम्ही आलाय का ऑफिसच्या इथे. हाँ या ना, या ना. वो कंफर्म कर रहा है कि नहीं, आएगा तो जाना है पे. प्रिंटर आया होगा. हाँ, तो मैंने क्या बोला, एक तो कैपिटल की एंट्री मारते हो, ठीक है ना, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, लोन की एंट्री मार देते हैं. कैपिटल की एंट्री भी रिस्की है, उसका 69 लगता है उसके ऊपर, सेक्शन 69 की सीरीज है ना, उसमें लग जाता है वो. लेकिन लोन की एंट्री और भयानक एंट्री है. क्यों, आपने जैसे ही लोन की एंट्री मारी, कैश लोन की, यहां पे क्या हो जाएगा, पकड़े जाओगे आप लोग. अब कैपिटल की एंट्री लोग प्रेफर क्यों नहीं करते, पार्टनरशिप फर्म होगा तो एक पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, इसलिए लोग क्या बोलते हैं, किसके एंट्री मारो, लोन. और कंपनी में तो आप कैश में कैपिटल तो इशू कर ही नहीं सकते, तो इसलिए लोन की एंट्री मारी जाती है. और गवर्नमेंट यहां पे पकड़ लेता है फिर कि भैया हमने तो क्लियरली बता के रखा है कि आपको लोन लेना ही नहीं है, और ले लिया तो खत्म. अभी अभी क्या करो, 100% पेनाल्टी, 3.5 लाख का लोन, 3.5 लाख का पेनाल्टी. पेनाल्टी है, टैक्स नहीं है यहाँ पे, क्या है, पेनाल्टी. अब इनकम टैक्स को कैसे पता चलेगा कि इस असेसी ने कैश में ट्रांजैक्शन किया है, यहाँ पे रिपोर्ट होगा तब. यहां रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, नहीं एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैं बार बार ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देता हूं. आपको पता है 3CD ऑडिटर को भरना ही नहीं है, लॉ नहीं लिखा है, क्लाइंट को भरना है. आईटीआर कौन भरता है, क्लाइंट. 3CD भी किसको भर के देना है, क्लाइंट. हमें क्या करना है, ये चेक करना है और इसको सर्टिफाई करना है कि क्लाइंट ने जो भरा है वो बरोबर है. लेकिन ये हो गया लॉ. लॉ बोलता है साहब आप 3CD भरो ही मत, तो अपने पास जितने भी टैक्स ऑडिट आएंगे उनको बोलो आप 3CD भर के दो. प्रैक्टिकल लाइफ में आईटीआर भी सीए ही भर रहा है और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी सी. तो हम ही जब भर रहे हैं और हमको जब पता है कि ऐसा कोई अगर ट्रांजैक्शन हुआ है और क्लाइंट को अपने एक्सप्लेन भी करके हो गया कि सर ऐसा मत करो, सुन नहीं रहा है, यहाँ रिपोर्ट कर दो. इनकम टैक्स से क्या आएगा, उसको खत आएगा 143 का, तब उसको अक्कल आ जाएगी अगर वैसा करना चाहते हो तो. चलो आगे चलता हूं, वो सब उस सीरीज ही अलग है, वो पेनाल्टी ऑफ इनकम टैक्स लॉ में अपन लोग कवर अप करेंगे कभी ना कभी. पहले उधर तक जाए पहुंचे नहीं हो तुम लोग, कभी कभी तो तुम तो टैक्स टैक्स अमाउंट निकालने में लोचे कर रहे हो. मुझे कभी कभी एडवांस प्रोविजन पढ़ाने के टाइम पे इतना टेंशन आता है. 2 लाख के ऊपर कैश में कोई ट्रांजेक्शन होना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी लॉ है. लोन का तो 20,000 लिमिट है, और एनी ट्रांजैक्शन अबाउट 2 लाख, एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बात कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2 लाख के ऊपर कैश में होना ही नहीं चाहिए. फिर क्या अगला क्लॉज है, डिटेल्स ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह, लॉस का कैरी फॉरवर्ड का. ये आपने जैसे बताया था कि आईटीआर अगर भरा होगा, आपने ढंग का आईटीआर अगर भरा होगा सॉफ्टवेयर में, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को चेक करता है. तो वो क्लॉजेस है आपका 32. डिटेल्स ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग में अगर कोई चेंज हुआ है तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा. स्पेकुलेशन लॉस, सारे अलग अलग लॉसेस के ऊपर उन्होंने कमेंट्री लिखा हुआ है. सेक्शन 10A 10AA, अगर आपका यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो ये सेक्शन का डिडक्शन कोई क्लेम करता है. अगेन अपने पास ऐसा कोई एसएससी नहीं है जो सेज का रिपोर्टिंग कराता है. सेज में स्पेशल डिडक्शन मिलता है एक्सपोर्ट प्रॉफिट के ऊपर, वो है whether assessee is required to deduct tax and collect tax. यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी साहब इस साल. whether assessee is required to deduct tax and collect tax as per the provision of chapter number 17B or 17BB, if yes furnish. TDS इसलिए वो जो रिपोर्टिंग है तूने देखा होगा, अगेन एक्सेल शीट अपना, उसमें कौन से नेचर ऑफ पेमेंट है. तो आप ये मत समझो कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में खाली वही रिपोर्ट होता है जिसका डिसअलाउंस होना है.
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में वो भी रिपोर्ट होता है जिसके ऊपर टीडीएस लगना था और आपने लगा दिया है, उसका भी रिपोर्टिंग होता है इस क्लॉज में। तो टीडीएस लगना था, लगा दिया है, ओके। तो यहाँ पे चेक क्या करते हो लोग, यहाँ पे डेट मांगते हैं आपसे। क्या मांगते हैं? डेट, कि कब डिडक्ट होना था और कब एक्चुअली डिडक्ट किया। समझ में आ रहा है? अगर उसमें गैप आएगा ना तो आपको इंटरेस्ट की नोटिस आएगी। मैंने क्या, हाँ कौन सा नंबर मतलब क्लॉज नंबर पूछ रहा है? हाँ 34 के आसपास होगा ना, 34। तो इंटरेस्ट आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। कोई नहीं, इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट पूछ रहा है। ये देखो, 10 नंबर, टाइप ऑफ फॉर्म, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग, एक्चुअली कब फर्निश किया। तो लोग बोलते हैं ना टीडीएस का रिटर्न सीरियसली नहीं लेते लोग, लेट भर देते, तो उसका रिपोर्टिंग यहाँ पे होगा भाई। यहाँ भी रिटर्न का रिपोर्टिंग भी होता है, मतलब डिडक्शन का भी रिपोर्टिंग है, और जो रिटर्न जाता है, टीडीएस का रिटर्न जाता है, क्वार्टरली स्टेटमेंट जाता है, उसका भी रिपोर्टिंग यहाँ पे होता है कि एग्जैक्टली कब किया। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है ना ये कॉलम भरना। टीडीएस अगर एप्लीकेबल है तो आपको भरना पड़ेगा ये चीज। नहीं नहीं एरर नहीं आता तुम भरते नहीं, ऐसे मत करो, तो मिस रिपोर्टिंग कर रहे हो, इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग कर रहे हो आप। ओके, इसलिए टीडीएस के सारे रिटर्न होने चाहिए ना आपके। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के टाइम पे आपके पास सारे टीडीएस के रिटर्न होने चाहिए, जितने भी चालान थे वो चालान होने चाहिए, और टीडीएस वर्किंग होना चाहिए। हमारे सर है, उनसे बात हो रही थी तो बोलते हैं, मैंने बोला सर कितने टाइम में टैक्स ऑडिट होता है आपका? टैक्स ऑडिट का ज्यादा पैसा लेना चाहिए हम लोगों को। बोलते यार यार क्लाइंट पैसे नहीं देता तो अपन ज्यादा मेहनत नहीं करने का। मैंने बोला नहीं यार करना चाहिए, अपन सीए लोग है। बोलता है ऐसा सारे सीए लोग नहीं सोचते ना। तो क्योंकि दुनिया में बहुत सारे सीए लोग नहीं भर रहे, इसका ये मतलब नहीं कि आप भी ना भरो। कुछ आप लोगों का एक कॉमन आंसर क्या होता है, अरे सर लास्ट ईयर भी नहीं भरा था, लास्ट ईयर किसी और ने ऑडिट किया था उसने नहीं भरा था। अरे सर मेरे 4 दोस्त और है वो भी नहीं भरते। क्लॉज है, लॉ है, लॉ नहीं फॉलो कर, लॉ फॉलो करने के लिए क्या लगता है? एक्स्ट्रा मेहनत लगता है। एक्स्ट्रा मेहनत का आपको क्या मांगना चाहिए क्लाइंट से? एक्स्ट्रा पैसा ले लो। आप एक्स्ट्रा मेहनत करो, एक्स्ट्रा पैसा ले लो, और क्लाइंट को बताओ कि देखो सर मैं शॉर्टकट में भी कर सकता है, आप मेरे को शॉर्टकट का पैसा दो, मैं शॉर्टकट करेगा, लेकिन कल अगर नोटिस आती है, पेनाल्टी आती है, तो वी शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। क्लाइंट से क्लियर कम्युनिकेट करो आप। क्वांटिटेटिव डिटेल जाएंगी इसके आगे, स्टॉक वगैरह का, कितना ओपनिंग में स्टॉक था, ये सब क्या स्टॉक में जादू करते पता है ना लास्ट में। वो जादू रोकने के लिए उन्होंने क्वांटिटेटिव डिटेल्स मांगते कि क्वांटिटी में भी बताओ कि भैया स्टॉक कितना था। कोई डिविडेंड मिला होगा, डिम डिविडेंड मिला होगा, तो उसका यहाँ पे रिपोर्टिंग होता है। अगेन काम का नहीं है, मुझे नहीं कर लगता तुम लोग करते हो वहां पे रिपोर्टिंग। वेदर एनी कॉस्ट ऑडिट वॉज कैरिड आउट, बड़ी बड़ी एंटिटीज को ही लगेगा। दिनेश साहब जहाँ पे ऑडिट करेंगे उनका टैक्स ऑडिट भरोगे तो कॉस्ट ऑडिट लगता है, बड़े बड़े सीएमए फर्म करती है कॉस्ट ऑडिट, तो उसका डिटेल यहाँ पे जाएगा, कॉस्ट ऑडिट हुआ है क्या। वेदर एनी ऑडिट वॉज कंडक्टेड अंडर एनी इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, ठीक है ना, एक्साइज लॉ वगैरह में कई ऑडिट किया होगा तो उसकी डिटेल देनी पड़ती है, अगेन नॉट एप्लीकेबल। ये सब पुराने लॉ हो गए, सर्विस टैक्स लॉ वगैरह बहुत पुराना लॉ हो गया। ये क्लॉज नंबर 40 आपको विश्वनाथ सर उस दिन ओपन करके बता रहे थे, लास्ट ईयर का टर्नओवर डिटेल, इस साल का टर्नओवर, रेशियोज एनालिसिस डालना पड़ता है, क्योंकि रेशियोज क्या होते हैं, ज्यादा क्लैरिटी देते हैं। लोग क्या करते हैं, टर्नओवर बड़ा करते जाते हैं और प्रॉफिट उधर ही पकड़ के रखते हैं। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? टर्नओवर तो बढ़ते जा रहा है जीएसटी के हिसाब से, अब टैक्स नहीं भरना है तो प्रॉफिट का नंबर पकड़ के रखते हैं। वो नहीं समझ रहे कि उनका रेशो किल हो रहा है यहाँ पे, और जिसका रेशो हिल जाता है उसको इनकम टैक्स 143(2) देता है। स्क्रूटिनी आती कि बताओ भैया आपका सडनली नेट टर्नओवर बढ़ रहा है और आपका प्रॉफिट का परसेंटेज कम होते जा रहा है, तो ये नोटिस आने का क्लॉज है। तो ऐसा मत समझो खाली गवर्नमेंट ने डेटा मंगाने के लिए डेटा मंगा, डेटा यूज भी करेगा गवर्नमेंट। तो मेन रेशियो जो है वो आपको समझने पड़ेंगे। फिर क्या है, कोई अगर आपको रिफंड डिमांड या रिफंड आया होगा, हाँ इनकम टैक्स में अगर कोई पहला डिमांड रिफंड अगर कुछ आया होगा तो उसका यहाँ पे आपको, या एनी टैक्स लॉ अदर देन इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स छोड़ के
इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी का अगर आपने कोई रिफंड लिया, कोई डिमांड चालू है, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स में आप रजिस्टर्ड हो, वैट में रजिस्टर्ड हो, तो उसका आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग देना पड़ता है। वो मैंने आपको बताया था, इसलिए जीएसटी का नोटिस आया क्या चेक करो ना। फॉर्म नंबर 61, 61A, 61B ये जो होते हैं वो एसएफटी बोलते हैं हम इनको, ठीक है ना। हाँ ये कंपनी नहीं है, ऐसे कंपनी को नहीं, एसएफटी आपको पूरा सेक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा, नॉन कंपनीज को भी लगता है, अदर कंपनीज को भी, लेकिन मेनली शेयर इश्यू वगैरह 10 लाख के ऊपर किधर किया होगा तो आपको लगता है, तो आपको सेक्शन 288 वगैरह वो जो सेक्शन है वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ पे लगता है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, 8285BA, ये ट्रांजेक्शन जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। उसका फोन आया था इनकम टैक्स ऑफिसर का, वो लोग ने अभी तक लेटर सबमिट नहीं किया है। हाँ माइक्रो फाउंडेशन ने वो लेटर भी मंगा लो ना, मैं भी व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। मेरे को 2 बार फोन आया उसका मैडम का, मैंने बोला, मैंने भी उनको वही बोला जो तुमने मुझे बताया, मैंने भी उनको वही बोला मैडम कर दिया है। बोलती लेकिन सर हमारे पास अपडेट नहीं आया है। हाँ ये कोई अल्टरनेटिव रिपोर्टिंग एंटिटी, ये भी आप क्लॉज नंबर आपको 43 इंटरनेशनल का है, कोई आपको रिपोर्ट करनी, इंटरनेशनल एंटिटीज कोई होता है एप्लीकेबल। लास्ट क्लॉज है आपका 44, क्लॉज नंबर 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज। इससे जीएसटी के नोटिस निकलेंगे, समझ में आ रहा है। इससे इनकम टैक्स की नोटिस नहीं निकल सकती क्लॉज नंबर 44 में। क्लॉज नंबर 44 से कौन सी नोटिस निकलेंगी? जीएसटी की नोटिस निकलेंगी। और इनकम टैक्स वाले भी तुम्हारी बैंड बजा सकते हैं। मुझे बताओ जो झूठ के खर्चे होते हैं, झूठ के खर्चे नॉन जीएसटी वाले होते हैं ना, कोई क्लाइंट का प्रॉफिट कम करना है तो क्या करने पड़ते हैं? एक्सपेंस बढ़ाने पड़ते हैं, कॉमन सा प्रैक्टिस चलते आया है। जो आप एक्सपेंस बढ़ाते हो डेफिनेटली वो जीएसटी वाले नहीं होते। तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, हाँ विजय भाई, उनको बोलते हैं कि सर कुछ भी हो जाए 5 रुपए एक्स्ट्रा जाने दो लेकिन जीएसटी का बिल दो। हाँ वो क्लाइंट बोलता है मेरे को तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। फिर भी हम उनको बोलते हैं क्रेडिट लेना ही खाली जीएसटी का पर्पज नहीं है, वो खर्चा जेन्यून है या नॉन जेन्यून है उसका एक ही प्रूफ है कि उसके ऊपर जीएसटी आपने भरा है या नहीं भरा है। हाँ शायद वो नॉन जीएसटी है, शायद आपने स्टील खरीदा बिना जीएसटी का और आपने बिल भी बुक कर दिया और सच में आपने जीएसटी नहीं भरा था उसके ऊपर, क्योंकि सेलर भी चोर है। तो कल आपको नोटिस आएगी इस क्लॉज के थ्रू कि आपने इतना बड़ा खर्चा किया है और उसके ऊपर जीएसटी नहीं भरा, या तो आपका डिटेल दे दो या तो उसका डिटेल दे दो। कि ऐसे कौन से पार्टीज है, आपको कौन सा सेक्शन नोटिस आएगा पता है? यहाँ पे 133(6) कि साहब भाई जो अपने नॉन जीएसटी में खर्चा किया हुआ है वो या तो एग्जम्प्ट होना चाहिए था, एग्जम्प्ट है तो ये पहला कॉलम है, या तो कंपोजिशन वाला होना चाहिए था तो दूसरा कॉलम है, तीसरा रिलेटिंग टू रजिस्टर्ड एंटिटीज, जो रजिस्टर्ड एंटिटी मतलब जो जीएसटी में उनका डाल दो तो ये जीएसटी वाले हो गए। अब बचे हुए खर्चे मेजॉरिटी जो झूठ मूठ के खर्चे होते हैं वो यहाँ लास्ट वाले कॉलम में जाते हैं आपके। तो आपको नोटिस आएगा उन सारे पार्टीज का लेजर भेजो जिन्होंने जीएसटी नहीं चार्ज करके आपको खर्चा दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ है। आपसे डेटा मंगाएंगे, या तो आप झूठे प्रूव हो जाओगे कि ये पार्टी था ही नहीं, या पार्टी डिनाई ही कर देगा भैया ये कच्चा बिल है मैंने इश्यू ही नहीं किया है। या तो आप प्रूव कर दोगे कि नहीं सर यही पार्टी है, उसका ही बिल है, मैंने पेमेंट भी अकाउंट से किया है, ये देखो इसने मुझे जीएसटी का बिल नहीं दिया था, आपने प्रूव कर दिया। अब कौन फंसा? अब सेलर फंसा। तो या तो बायर फंसेगा या सेलर, या दोनों। तो क्लॉज नंबर 44 बहुत बड़ा बॉम्ब है जो इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में उन्होंने लगा के रखा है। माइन होते ना, माइन, हाँ माइन से है, इसके ऊपर जिसका जिसका पैर पड़ेगा ना वो फटेगा अभी आगे जाके। तो आपको क्लॉज नंबर 44 की रिपोर्टिंग करने के टाइम पे अच्छा खासा क्वेश्चंस रखना है। मैं तो बोलता हूं हर रिटर्न जो भी लोग जूनियर लोग फाइल करने वाले इस साल, क्लॉज नंबर 44 एटलीस्ट मेरे से या विजय भाई से आप लोग वेरीफाई करा लो कि ये सर ऐसा हम रिपोर्टिंग करने वाले। यू हैव टू वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई, ये सीनियर को आपको दिखाना पड़ेगा। ओके चलो, थैंक यू फॉर द डे। वो जरा अमेजोन का कुरियर ले लेना, उधर आया दिन भर।